अच्छा, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर मतलब लेजर मतलब नाम देखो, नाम क्या है? सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। तो लेजर कैसे बनता है? जर्नल से लेजर बनता है। पहले जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है, आफ्टर दैट उसी से लेजर हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। और लेजर को बैलेंस करने के लिए हमें दो डेटा चाहिए होता है। जैसे देखो, लेजर को अगर हमें बैलेंस करना है, सपोज लेजर है X2 सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर X2 सेल्स है तो अगर ये X अकाउंट है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? 2 सेल्स लिखते हैं। और यहाँ पर और एक अकाउंट बनता है अकॉर्डिंग टू जर्नल सेल्स। ठीक है। गुड मॉर्निंग इनकी। गुड मॉर्निंग मैम। और सेल्स के यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाई एक्स। ठीक है। फॉर यहाँ पर एग्जांपल अगर 100 है, ठीक है, X2 सेल्स, ये क्रेडिट सेल का एंट्री दिख रहा है। एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब एक्स कस्टमर है और हम लोगों ने सेल किया है। और कस्टमर को डेबिट करने का मतलब ही ये होता है कि क्रेडिट सेल क्या है। अगर कैश सेल क्या होता तो कैश टू सेल लिखते ना। तो X2 सेल्स, अब इसका लेजर पोस्टिंग किस तरह से होता है? यहाँ पर दो अकाउंट होगा। जर्नल जिस तरह से होता है उसी हिसाब से हम लोग अकाउंट लेते हैं। तो यहाँ पर दो अकाउंट होगा, एक एक्स अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट। ठीक है। तो एक्स में 2 सेल्स और सेल्स में बाई एक्स लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्लोज करने के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पर क्लोज करने के लिए हमें क्रेडिट साइड में बैलेंस चाहिए और यहाँ पर क्या चाहिए? डेबिट साइड में बैलेंस चाहिए। ठीक है। तो लेजर को हम लोगों को बैलेंस करना पड़ता है। अब सेल्फ बैलेंसिंग लेजर क्या है? देखो, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर मतलब क्या होगा? अगर जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज एप्लीकेबल उतना नहीं होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो कंपनी अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैसे तुम लोग देखे होगे कि जब तुम लोग जर्नल लेजर सीखते हो पहले, तो परचेज का अलग अकाउंट करवाया जाता है, सेल्स का अलग अकाउंट करवाया जाता है। लेकिन तुम लोगों ने ये तो पढ़ा होगा, डे बुक्स पढ़ा होगा, जैसे कि परचेज डे बुक होता है, सेल्स डे बुक होता है। तो ये डे बुक का जरूरत क्यों होता है बता सकते हो? मतलब पहले तो जब जर्नल और लेजर करते हो तो जर्नल एंट्री में जो परचेज टू कस्टमर, जो भी सॉरी क्रेडिटर आएगा, या फिर परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, चाहे कैश परचेस हो चाहे क्रेडिट परचेस हो, हम लोग उसी तरह से लिखते हैं। फिर अलग से परचेस बुक और सेल्स बुक का क्या जरूरत है और कैश बुक का क्या जरूरत है? जो सब्सिडियरी बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, तो ये बुक्स का क्या जरूरत था अलग से? क्योंकि लेजर में भी तो हम लोग लिख सकते थे, फिर अलग से बुक मेंटेन क्यों किया जाता है? सब्सिडियरी बुक्स का मतलब रीजन क्या है सब्सिडियरी बुक्स बनाने का? ম্যাম ওগুলো শুধু ক্রেডিট পারচেজ আর সেল গুলো ট্রানজাকশন গুলো করা হয়। হ্যাঁ, ক্রেডিট পারচেজ और क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शन करा है। क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शन तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना। मतलब अभी जो मैंने एंट्री लिखा था X2 सेल्स, ये भी तो क्रेडिट सेल है। तो अभी मैंने दो अकाउंट दिखाया था, एक्स और सेल्स अकाउंट। तो ये इसके जगह अगर हम लोग क्या बोलते हैं उसे, परचेज डे बुक और क्या होता है सेल्स डे बुक, अगर हम लोग सेल्स डे बुक यूज कर रहे हैं तो वहां पर इस क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड कर देंगे, है ना। सेल्स डे बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? ऑल क्रेडिट सेल्स। और परचेज डे बुक में क्या होता है? ऑल क्रेडिट परचेज। ठीक है। बिल्कुल सही कहा है अरिजीत ने कि ये सेल्स डे बुक में क्रेडिट सेल हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ऑल टाइप ऑफ क्रेडिट सेल। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है, मर्चेंडाइज गुड्स रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब जिस चीज में बिजनेस डायरेक्टली ऑपरेट कर रहा है। ठीक है। और उसी चीज में होता है। जैसे कि अगर मेरा बिजनेस, अगर मान लो मेरा बिजनेस है, किस चीज का बताया, अगर वेजिटेबल्स का बिजनेस है तो फर्नीचर बेच दिया तो उसका एंट्री यहाँ पर नहीं होगा, चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो। तो इसीलिए सेल्स डे बुक होता है जहां पर मर्चेंडाइज गुड्स का क्रेडिट एंट्री होता है, और परचेज डे बुक में क्रेडिट परचेज का एंट्री होता है। लेकिन अचानक से फिर बुक्स बनाने का क्या जरूरत हुआ? वो तो इस लेजर में भी हो सकता था ना। बोला अचानक से बुक्स क्यों बनाते? ये सबने 11 में पढ़ा है, क्योंकि ये तो रहता ही है, हर एक बोर्ड में ही रहता है। और अरिजीत लोगों को तो मैंने कुछ दिन पहले भी इसे पढ़ाया था। बोलो, इसका रीजन क्या था? अगर इसका रीजन बोल पाओगे तो ये रिलेट कर पाएंगे हम लोग सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, कि अलग से फिर लेजर क्यों मेंटेन करेंगे। देखो, मुझे नहीं लगता तुम लोग को याद आ रहा है, जो भी हो तो क्या होता है कि
बिजनेस में दो ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंटली दो ही ट्रांजैक्शन होता है, एक सेल और एक परचेज। ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है। तो इतना अलग अलग डेटर, इतना अलग अलग क्रेडिटर, सबका डेटा अगर हम लोग लेजर में ही लिखते जाएंगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है, बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत सारा डेटा एक ही जगह पे गैदर हो जाता है। तो इससे बचने के लिए ये सेल्फ बैलेंसिंग, सॉरी, इससे बचने के लिए ये जो सब्सिडियरी बुक्स का कंसेप्ट लाया गया कि क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल और कैश सेल एंड कैश परचेज और एनी टाइप ऑफ, ये सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, सब्सिडियरी बुक्स में लिखेंगे। तो हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा और इससे हमारा कंट्रोल बेटर रहेगा और हम लोग अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक मैनेजर को अगर हम लोग बोल देते कि तुम परचेज बुक संभालो, तो वो उनके पास जब कोई भी जाएगा तो उनके पास सारा क्या डेटा मिलेगा, क्रेडिट परचेज का डेटा मिलेगा। तो अगर घर पे भी जैसे बहुत ज्यादा काम होता है तो अगर हम लोग काम को डिवाइड कर ले तो वो आसान हो जाता है। उसी तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर हम लोग हमारा जो काम है उसका लोड को डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग सेक्टर में, तो कंट्रोल भी अच्छा रहता है और काम भी बहुत इजीली हो जाता है। अब ये मैंने इसीलिए बताया, सब्सिडियरी बुक्स इसीलिए बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही तुम लोग बना लेते हो, ये ठीक नहीं है। तुम लोग को रीजन भी पता होना चाहिए क्यों अचानक से सब्सिडियरी बुक बनेगा। हम लोग तो बना रहे थे ना लेजर। सब्सिडियरी बुक्स में क्या होगा, एक अलग टाइप ऑफ डेटा वहां पर रिकॉर्ड होता है। जैसे परचेज डे बुक में क्रेडिट परचेज, सेल्स डे बुक में क्रेडिट सेल, और जो कैश बुक है उसमें ओनली कैश सेल एंड कैश परचेज। तो क्या हो गया, ये सारे चीजों का लेजर बनाने का जरूरत नहीं होगा। जब भी कैश सेल कैश परचेज होगा वो परचेज डे बुक में हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर पाएगा। सिमिलरली सेल्फ बैलेंसिंग लेजर क्यों आया है, ये कंसेप्ट देखो। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बेटर कंट्रोल के लिए, वो एंटिटी बोल लो या फिर ऑर्गेनाइजेशन बोलो, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर सेगमेंट बना लिया जहां पर सिर्फ और सिर्फ डेटर का ही डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा। डेटर मतलब क्रेडिट सेल का, ठीक है, डेटर मतलब क्रेडिट सेल का डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा। या फिर मान लो ऐसा एक बुक्स बना लिया गया जहां पर क्रेडिट परचेज का डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, या फिर मान लो एक बिल्स रिसीवेबल जितना भी होगा उसका एक अलग बुक्स मेंटेन होगा, बिल्स पेबल जितना होगा उसका एक अलग बुक्स मेंटेन होगा। तो जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना वो सेगमेंट में अपने काम को डिवाइड कर सकता है फॉर बेटर कंट्रोल। ठीक है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है या फिर हमारे पास मतलब जो पढ़ाई के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया है उसमें हमारा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, इतने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें तीन चीज पढ़ना पड़ेगा, एक डेटर, एक क्रेडिटर और एक हो जाएगा जनरल लेजर। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्मली तीन पार्ट में अपना पूरा काम को डिवाइड करना पड़ेगा। एक रिसीवेबल डिपार्टमेंट या फिर डेटर डिपार्टमेंट बन जाएगा। जिन लोगों का काम ही क्या होगा, डेटर डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, अगर कोई डिपार्टमेंट में डेटर रिलेटेड डेटा रहेगा वो डेटर डिपार्टमेंट हो जाएगा। अब ये लोग क्या करेगा, डेटर को फॉलो अप करेगा, चेक करेगा कौन से डेटर से पैसा मिलना है, कितना दिन बाकी है, कितना क्रेडिट पीरियड हम लोगों ने दिया था, तो ये सारा डिटेल्स रखेगा। तो ये डेटर डिपार्टमेंट, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं रिसीवेबल डिपार्टमेंट, रिसीवेबल डिपार्टमेंट। ठीक है, और क्या डिपार्टमेंट बनेगा, और क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर डिपार्टमेंट, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं पेबल या फिर परचेज डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, पेबल डिपार्टमेंट, ये लोग क्या करेगा, कौन से क्रेडिटर को कब पेमेंट करना है, किससे कितना स्टॉक मिलेगा, ये सारा चीज का डेटा यहाँ पर हमें मिल जाएगा। इसके अलावा मान लो एक कैश डिपार्टमेंट अगर होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कैश डिपार्टमेंट में क्या होगा, कैश डिपार्टमेंट में कैश बैलेंस, ये सारा चीज फॉलो होगा। ठीक है, कैश का बैलेंस, कितना कैश है, कितना कैश इनफ्लो हुआ है, कितना कैश आउटफ्लो हुआ है, ये सारा चीज मेंटेन होगा। तो जो डेटर डिपार्टमेंट है उन्हें तो डेटर को फॉलो अप करना है, डेटर का डिटेल्स रखना ही है, यानी ये लोग एक डेटर का सेपरेट लेजर मेंटेन करेगा, सेपरेट लेजर। ये लोग डेटर का सेपरेट लेजर बनाएगा, ये लोग भी क्रेडिटर का सेपरेट लेजर बनाएगा। ठीक है, और ये लोग भी कैश का सेपरेट लेजर बनाएगा। एंड
ट्रायल बैलेंस ऑल्सो एंड ट्रायल बैलेंस ऑल्सो, ठीक है। लेजर तो सेपरेट मेंटेन करेगा ही, उसके साथ एक सेपरेट ट्रायल बैलेंस भी बनाएगा। मतलब डेटर डिपार्टमेंट अपना जो भी एक लेजर बनाएगा, डेटर लेजर, उसमें डेटर का सारा डिटेल्स रखेगा। अब जैसे ही जर्नल बनता है फिर लेजर बनता है, उसी के बाद लेजर के बैलेंस से क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। फर्स्ट जर्नल होता है, फिर लेजर होता है, फिर लेजर पे जो बैलेंस आता है उससे ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो है, इन लोगों को अपना सेपरेट लेजर तो मेंटेन करना ही है, उसके बाद उस लेजर से ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जो डेटा डेटर या क्रेडिटर में नहीं आएगा, ठीक है, नॉर्मली कैश डिपार्टमेंट तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, डेटर क्रेडिटर ये ही दो मेन डिपार्टमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो डेटर डिपार्टमेंट में जो आएगा वो डेटर डिपार्टमेंट में लिखेंगे, क्रेडिटर में जो आएगा वो क्रेडिटर में लिखेंगे। लेकिन जो डेटर और क्रेडिटर में नहीं आएगा उसके लिए कौन सा अकाउंट, कौन सा डिपार्टमेंट है, जनरल लेजर डिपार्टमेंट, जनरल लेजर डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे अगर तुम लोगों को जर्नल प्रॉपर अगर याद है तो देखना, जो सब्सिडियरी बुक्स में भी नहीं आ रहा है वो कहाँ पर आता है, वो जर्नल प्रॉपर में आता है। जब सब्सिडियरी बुक हम लोग सीखते हैं तो सब्सिडियरी बुक में परचेज डे बुक होता है, सेल्स डे बुक होता है, ठीक है, और कैश बुक होता है। और जब कैश बुक में भी नहीं आ रहा है कोई एंट्री, परचेज बुक में भी नहीं आ रहा है, सेल्स बुक में भी नहीं आ रहा है, तो वो सारा एंट्री कहाँ जाता है, जर्नल प्रॉपर में जाता है। उसी तरह से मतलब जहां पर जर्नल एंट्री हो रहा है, मतलब ये सब में नहीं आएगा तो डायरेक्ट जर्नल में आएगा, उसे जर्नल प्रॉपर कहते हैं। और यहाँ पर जनरल लेजर डिपार्टमेंट कहेंगे, मतलब जनरल लेजर बनेगा एक, जहां पर डेटर या क्रेडिटर का डेटा यहाँ पर अगर नहीं आ रहा है, डेटर क्रेडिटर छोड़ के बाकी डेटा कहाँ पर आएगा, जनरल लेजर में आएगा। और यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट लेजर मेंटेन होगा, सेपरेट लेजर मेंटेन होगा। और इन लोगों को भी बनाना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस, ठीक है, इन लोगों को भी ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। अब इसका बेनिफिट क्या है देखो, जैसे कि अगर मान लो ये सब अगर अपने इंडिविजुअल ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस हमें एरर डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। बाय चांस अगर ट्रायल बैलेंस हमारा टैली नहीं होता है तो हम लोग को पता चलता है कि हमारा कुछ ना कहीं तो गलत है, चाहे वो जर्नल में हो, चाहे वो लेजर के कैलकुलेशन में हो, पोस्टिंग में हो, बहुत बहुत सारे टाइप ऑफ एरर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो कि हमारा जो एरर है वो हमें फाइंड आउट करना है जल्दी, ठीक है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस कब बनता है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बनेगा, ठीक है। अब पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ट्रायल बैलेंस कब बनेगा, तब हमें पता चलेगा कि हमारा कोई भी लेजर जर्नल ये सब गलत हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बदले अगर हम लोग हर एक लेजर का सेपरेट ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि कहाँ पर गलत हुआ है। और अगर हमें ये पता चल जाए तो हम लोग उसे ज्यादा जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, उसे रेक्टिफाई भी कर सकेंगे। हमें पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा, कब पूरा फाइनल अकाउंट्स बनने के पहले का जो ट्रायल बैलेंस होता है वहां तक वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ही तो फाइनल अकाउंट्स बनता है। अब ट्रायल बैलेंस कब बनेगा, जब ईयर एंड होगा, जब सारा लेजर क्लोज होगा, जब सारा जर्नल बनना खत्म हो जाएगा, लेजर क्लोज होना स्टार्ट होगा, तब जाके ट्रायल बैलेंस बनेगा, तब पता चलेगा गलत हुआ है। लेकिन हो सकता है इसके बीच में हमारा जो गलती है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर हम लोग सेल बैलेंसिंग लेजर यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सेपरेट लेजर के लिए सेपरेट ट्रायल बैलेंस यूज करने वाले हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा कहाँ पर एरर हुआ है, एरर डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसी रीजन से हम लोग सेल बैलेंसिंग लेजर प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पर देखो सेल बैलेंसिंग लेजर का बेनिफिट फिर क्या क्या हो गया, एक बार लिख लेते हैं एडवांटेज, फिर इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। अच्छा पहले एग्जाम्पल के साथ समझ ही लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग एडवांटेजेस को लिखेंगे। तो पहले एक हेडिंग बना लो, यहाँ पर लिखते हैं मल्टीपल बुक्स आर मेंटेन्ड एंड मल्टीपल ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, अभी तक हम लोगों ने वो देखा, ठीक है। अब कैसे ये काम करेगा, ठीक है, कैसे ये चीज एक्टिव होगा वो हम एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। अच्छा जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर हम लोग को तीन तरह का मतलब सेल बैलेंसिंग लेजर ही सीखना है, ठीक है। एक हो जाएगा डेटर
लेजर, डेटर लेजर हमें प्रिपेयर करना है, एक जनरल लेजर और एक क्रेडिटर लेजर। और जैसे कि मैंने कहा कि क्रेडिटर लेजर मतलब ही परचेज या फिर बॉट लेजर, नाम लिख लो। जो क्रेडिटर लेजर है वही परचेज लेजर, वही बॉट लेजर, ठीक है। ये तो ऐसे भी याद रह सकता है, अगर नहीं याद रहेगा तो लिख सकते हो। जो क्रेडिटर लेजर है वही परचेज लेजर है, वही बॉट लेजर है। और जो डेटर लेजर है वही सेल लेजर है, ठीक है, वही सेल लेजर है, वही कस्टमर लेजर है। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या मेंटेन होगा? अगर डेटर का लेजर है, डेटर के लेजर में क्या मेंटेन होगा? अभी मैंने एक्स दिखाया था ना, यहाँ पर एक एक्स अकाउंट लिखा था, तो एक्स हमारा डेटर था। तो एक डेटर का जो लेजर होता है वहां पर क्या मेंटेन होता है? उस डेटर का डिटेल्स मेंटेन हो जाएगा, ठीक है, उस डेटर का डिटेल्स मेंटेन होगा। तो लेजर ऑफ इंडिविजुअल डेटर एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये क्या होता है ये हम बताएंगे। ये तो तुम लोग को समझ में आ ही रहा होगा। अगर डेटर का लेजर है वहां पर इंडिविजुअल लेजर में इंडिविजुअल डेटर का डेटा मेंटेन होगा, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने लिखा कि एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये क्यों मेंटेन करना पड़ेगा वो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, उसे हम लोग समझेंगे। अच्छा, जनरल लेजर में लिखो ऑल द लेजर्स other than debtor and creditors and debtor ledger adjustment and creditor ledger adjustment account, सारा लेजर यहाँ पर मेंटेन होगा। जैसे जर्नल प्रॉपर में क्या होता था, परचेज डे बुक में जो आता है, सेल्स डे बुक में जो आता है, कैश बुक में जो आता है, वो छोड़ के बाकी जर्नल जो वहां नहीं आ रहा है यहाँ पर आएगा। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या क्या आएगा? सारा लेजर आएगा, लेकिन डेटर और क्रेडिटर का नहीं आएगा। और सारा डेटर क्रेडिटर को छोड़ के बाकी सारा लेजर यहाँ पर मेंटेन होगा। और डेटर लेजर एडजस्टमेंट एंड क्रेडिटर लेजर ये कैसे आएगा वो हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्रेडिटर लेजर। क्रेडिटर लेजर में क्या होगा? लेजर ऑफ इंडिविजुअल क्रेडिटर, यहाँ पर इंडिविजुअल क्रेडिटर का लेजर मेंटेन होगा। लेजर ऑफ इंडिविजुअल क्रेडिटर इंडिविजुअल क्रेडिटर एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, इसे पूरा लिख सकते हो एक बार। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट मैंने लिखा है GLA। तो क्रेडिटर में हमें पता है क्रेडिटर का डेटा मेंटेन होगा, डेटर लेजर में डेटर का डेटा मेंटेन होगा। अब जनरल लेजर में डेटर क्रेडिटर छोड़ के बाकी सब डेटा मेंटेन करेंगे। बाकी जो ये एंड के साथ जो लिखा हुआ है उसे हम लोग समझेंगे। अच्छा, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर ₹1000, फिर सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹1500। अच्छा, नेक्स्ट कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एंड वाई ₹800 एंड ₹1400। ये तीन जर्नल गया। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे परचेज, यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 दे देते हैं। फोर्थ नंबर पे परचेज गुड्स फ्रॉम P ₹2000 एंड Q ₹500, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर पेड टू P एंड Q ₹1600 एंड 250, ठीक है।
अब करना क्या है, सिंपल, ये जो ट्रांजैक्शन है इसका तुम लोग को मुझे जर्नल बताना है, और तुम लोग मुझे जर्नल बताओगे, हम उसका लेजर पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो जर्नल है, पॉइंट नंबर 1 पे देखो क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर ₹1000। तो बताओ इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर 1000। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश तो नहीं होगा, सोल्ड गुड्स टू एक्स बोला है, एक्स टू सेल होगा, एक्स टू सेल्स। क्योंकि हाँ क्रेडिट होगा, क्रेडिट हाँ, सेल है। क्रेडिट सेल है, वो जर्नल एंट्री देख के हमें समझना पड़ता है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश अगर होता X. तो कैश टू, हाँ, तो एक्स टू सेल्स, फर्स्ट एंट्री हो गया एक्स टू सेल्स। अच्छा, अमाउंट क्या था, अमाउंट था 1000, तो यहाँ पर 1000 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अब इसे क्या करेंगे, इसका लेजर पोस्टिंग समझते हैं। अब हम लोगों ने देखा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के हिसाब से ये जो क्वेश्चन है इसे करने वाले हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा कि अगर कोई भी इंडिविजुअल डेटर का अगर हमें डेटा मेंटेन करना है, यहाँ पर डेटर का नाम क्या है, एक्स, अगर एक्स का डेटा हमें मेंटेन करना है उसके लिए हमें डेटर लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है, डेटर लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स कौन है, एक्स हमारा कस्टमर है, ठीक है, और ये हो गया सेल्स अकाउंट। तो एक्स हमारा कस्टमर है, तो एक्स के लिए हम लोग इंडिविजुअल एक लेजर मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इन डेटर लेजर, ठीक है, डेटर लेजर, जैसे इन द बुक्स ऑफ लिखते हैं ना, वैसे डेटर लेजर के अंदर सारे डेटर का डिटेल्स मेंटेन करेंगे। बात को एक बार अच्छे तरीके से समझो, चैप्टर आसान है लेकिन कंसेप्ट नहीं रहेगा तो कंफ्यूज्ड हो जाओगे। तो डेटर लेजर, क्योंकि मैंने कहा ना कि डेटर लेजर के अंदर हमें डेटर का डेटा मेंटेन करना है, तो डेटर लेजर मैंने लिख दिया इन डेटर लेजर, जैसे इन द बुक्स ऑफ लिखते हैं उसी तरह से। अब फर्स्ट डेटर का नाम हमें मिल गया एक्स, ठीक है, अब इसका हम लोग लेजर बनाएंगे एक्स। अब क्या पोस्टिंग करेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू सेल्स, ठीक है, टू सेल्स 1000, सेल्स 1000। हाँ, टू सेल्स 1000। अब ये टू सेल्स है, अब ये टू सेल्स तो ना कोई डेटर है ना तो कोई क्रेडिटर है, ये एक्स तो पता चल रहा है, एक्स एक मतलब एक्स एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, जो डेटर है यहाँ पर, तो डेटर लेजर में उसको लिख दिया हम लोगों ने। बट ये सेल्स ना तो ये डेटर है ना तो ये क्रेडिटर है, तो अगर डेटर भी नहीं है क्रेडिटर भी नहीं है तो कौन से लेजर में मेंटेन होगा, जनरल लेजर में। अगर डेटर भी नहीं है क्रेडिटर भी नहीं है हमारा अकाउंट, तो मेंटेन होगा जनरल लेजर में। तो इसके लिए हम यहां पर लिखते हैं जनरल लेजर अकाउंट बनाते हैं, इन जनरल लेजर एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है, एडजस्टमेंट, क्योंकि ये बेसिकली एडजस्ट करने के लिए ये लेजर बनता है। अब कैसे एडजस्ट होगा वो भी देखेंगे। इन जनरल लेजर, ठीक है, इन जनरल लेजर एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इन जनरल लेजर लिख देते हैं अभी, इन जनरल लेजर। और इसमें कौन सा अकाउंट बनेगा, फर्स्ट हमें मिल गया सेल्स का अकाउंट बनेगा, ठीक है, फर्स्ट हमें जो मिला सेल्स का अकाउंट बनेगा इन जनरल लेजर। और सेल्स अकाउंट में हम लोग क्या पोस्ट करेंगे, सेल्स अकाउंट में पोस्ट करेंगे बाई एक्स, ठीक है, सेल्स अकाउंट में हमें पोस्ट करना पड़ेगा बाई एक्स। तो यहाँ पर लिखते हैं जैसे नॉर्मल पोस्टिंग होता है, ठीक है, इसमें अभी हम लोगों ने कुछ अलग सीखा ही नहीं है, ये तो नॉर्मल पोस्टिंग है, बट हाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नाम क्या होगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन जनरल लेजर में मेंटेन करना है, ये डेटर लेजर में मेंटेन करना पड़ा हमें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री क्या है, देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 1500, सेम चीज है बस नाम अलग दिया हुआ है, वाई के बारे में यहाँ पर कहा गया है, तो वाई टू सेल्स हो जाएगा, वाई टू सेल्स यहाँ पर हो जाएगा 1500, ठीक है, ये एंट्री हो गया। फिर से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वाई हमारा एंट्री से ही पता चल रहा है सेल हुआ है, क्रेडिट सेल, तो वाई इंडिविजुअल डेटर है और इंडिविजुअल डेटर को मेंटेन करना पड़ेगा अंडर डेटर लेजर, तो इसीलिए डेटर लेजर के अंडर में हम लोगों ने लिख दिया। और टू यहाँ पर लिखेंगे सेल्स 1500। अब फिर से यहाँ पर सेल बच गया, अब सेल को कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंडर लिखना पड़ेगा, ये जनरल लेजर के अंडर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बाई वाई 1500, ये हो गया, ठीक है, सेकेंड एंट्री हो गया। अच्छा, अब थर्ड एंट्री देखो, थर्ड एंट्री क्या है,
थर्ड एंट्री है कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एंड वाई, वो डेटर थे इसीलिए उन लोगों से पैसा मिला 800 और 1400, तो एंट्री क्या होगा? कैश रिसिप्ट का एंट्री क्या होगा बताओ? Cash to X and cash to Y. कैश टू एक्स एंड कैश टू वाई, सही। अच्छा म्यूट कर लो क्या? अच्छा कैश टू एक्स एंड कैश टू वाई, ठीक है। तो कैश टू एक्स, तो एक्स का कितना था, अमाउंट ही भूल गया। कैश टू एक्स कितना, 800 और 1400, 800 और 1400, तो 800 और 1400। तो यहाँ पर एक काम करते, टोटल नहीं, थोड़ा अलग अलग ही लिखते ताकि तुम लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पर 800 800 मतलब कंबाइन एंट्री नहीं कर रहे, ठीक है। और एक बार लिख देते हैं कैश टू वाई, कैश टू वाई 1400 और 1400। तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट एंट्री है वो है कैश टू एक्स, ठीक है। तो एक्स में हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि एक्स ये डेटर के बारे में कहा गया, डेटर रिलेटेड डेटा इंडिविजुअल डेटर में लिखना पड़ेगा। तो सेल किए थे 1000 का और कैश मिला है 800 का, सेल किए थे 1500 का और कैश मिला है 1400 का। तो ये एक अकाउंट तो पोस्ट हो गया, बाई कैश और बाई कैश। अब ये जो एक्स और वाई है, ये एक्स और वाई को कहां पर लिखना पड़ेगा, ये कैश अकाउंट में पोस्ट होगा, ये कैश अकाउंट में पोस्ट होगा। और कैश अकाउंट कहां पर मेंटेन होगा, जनरल लेजर में मेंटेन होगा, क्योंकि कैश ना तो डेटर है ना तो क्रेडिटर है। तो कैश अकाउंट कहां मेंटेन करना पड़ेगा, जनरल लेजर में। कैश अकाउंट कहां मेंटेन करेंगे, जनरल लेजर में मेंटेन करेंगे। और इसका एंट्री हो जाएगा 2x और 2y, 800 और 1400, ठीक है, ये हो गया। अच्छा उसके बाद फिफ्थ एंट्री देखो क्या है, नहीं फोर्थ एंट्री, परचेस गुड्स फ्रॉम पी एंड क्यू 2000 और 500। बताओ परचेस गुड्स फ्रॉम पी एंड क्यू 2000 एंड 500 क्या होगा? परचेस, परचेज अकाउंट डेबिट टू पी एंड क्यू। हाँ परचेस अकाउंट डेबिट टू पी 2000 और परचेस टू क्यू टू क्यू 500, ठीक है। अच्छा अब ये पी और क्यू कौन बन गए, ये कौन है, ढूंढना पड़ेगा ना। डेटर क्रेडिटर है क्या, अगर डेटर क्रेडिटर है तो उस हिसाब से होगा, अगर नहीं है तो जनरल लेजर में जाएगा। बताओ ये डेटर है या क्रेडिटर है? क्रेडिटर। क्रेडिटर है, ठीक है। तो क्रेडिटर के लिए कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन सा लेजर मेंटेन करना पड़ेगा, क्रेडिटर लेजर। तो यहां पर लिखेंगे इन क्रेडिटर लेजर। और फर्स्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हो रहा है उसका नाम है पी अकाउंट और एक क्यू अकाउंट, ये पी अकाउंट और क्यू अकाउंट। अब परचेस टू पी एंड क्यू है तो बाई परचेस, बाई परचेस 2000 और बाई परचेस ये भी हो जाएगा 500, ठीक है। अब पी और क्यू अकाउंट तो बन गया, परचेज अकाउंट बनना बाकी है। तो परचेज अकाउंट कहां पर बनेगा, जनरल लेजर में, क्योंकि परचेज ना तो डेटर अकाउंट है ना तो क्रेडिटर अकाउंट है। तो ये बनेगा यहां पर जनरल लेजर में। तो यहां पर लिखेंगे परचेज अकाउंट, तो परचेज टू पी क्यू था तो 2PQ लिखेंगे, 2P और 2Q, ठीक है। तो 2000 और यहाँ पर 500। अच्छा नेक्स्ट देखो, लास्ट जो एंट्री है वो किस पे, पेड टू पी एंड क्यू। पी एंड क्यू को पेमेंट करना पड़ेगा, दोनों तो क्रेडिटर है, तो पेड पी एंड क्यू। तो 7th नंबर पे क्या लिखे, पे कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पी अकाउंट डेबिट टू कैश, पी को जितना पे कर रहे हैं, और क्यू टू कैश। तो कितना पेमेंट हो रहा है, 1600, ठीक है, और 250 और 250 ये अमाउंट हो रहा है।
अच्छा, अब पी क्यू तो हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर लेजर तो हम लोगों ने यहाँ पर मेंटेन करके रखा है, तो क्रेडिटर में लिखेंगे टू कैश, पेमेंट कर दिया, इतना खरीदा था हम लोगों ने और पेमेंट किया है 1600 और यहाँ पर पेमेंट करके रखा है 250, ठीक है। अच्छा, अब ये पुट हो गया। अब कैश अकाउंट तो जनरल लेजर में मेंटेन होगा, तो जनरल लेजर में ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, बस यहाँ पर हम लोगों को पोस्ट कर देना है। तो बाई पी और बाई क्यू, तो P का 1600 और Q का 250। तो अभी तक देखो हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब नया कुछ नहीं किया, जैसे जर्नल से लेजर पोस्ट होता है उसी तरह से किया, बट लेजर को लाइन बाय लाइन ना करके ये सारे अकाउंट को एक सेपरेट लेजर में मेंटेन किया, क्योंकि ये तो अकाउंट है ना, एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट, ये अकाउंट होता है, इसको हम लोगों ने एक सेपरेट लेजर पे मेंटेन किया है, जैसे एक्स और वाई को डेटर लेजर पे मेंटेन किया। अब जैसे लेजर क्लोज होता है उस तरह से हम लोग क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस कितना आ गया, बाई बैलेंस CD आ जाएगा, ठीक है, इधर आएगा, ये हो गया 1000 और ये हो गया यहाँ पर 1000, तो ये 200। तो बैलेंस किधर आया, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, बैलेंस क्रेडिट साइड आया, बट ये कौन सा बैलेंस है ये बता सकते हो, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? बैलेंस तो हमारा क्रेडिट साइड आया, बट बैलेंस कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि 1000 रुपीज से हम लोगों ने 200 यहाँ पर ट्रांसफर किया, जैसे तराजू होता है ना उसी तरह से, इधर 800 है इधर 1000 है, अगर दोनों को बराबर करना है, इसे अगर एक तराजू की तरह मानते हैं तो दोनों को अगर बराबर करना है तो यहाँ 200 देना पड़ेगा। अब 200 कौन दे सकता है, जिधर ज्यादा है, तो ये 1000 ने 200 दिया इधर, इसीलिए इधर लिखा गया है बिकॉज ऑफ बैलेंस, ठीक है। तो ये क्रेडिट साइड में लिखा गया है, साइड क्रेडिट, बट बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, सॉरी डेबिट बैलेंस है, साइड क्रेडिट है, बैलेंस डेबिट बैलेंस है, क्योंकि अभी ट्रायल बैलेंस करेंगे ना इसीलिए, तो बैलेंस डेबिट बैलेंस है। अब यहाँ पर 1400, फिर यहाँ पर बाई साइड है तो बाई लिखेंगे, बैलेंस CD यहाँ पर आ जाएगा 100, यहाँ पर भी सिमिलर हो गया। क्यों सिमिलर हुआ ये भी देखो, अच्छा ये 1500 लिख देते हैं, यहाँ पर भी देखो, ये इधर क्या था, इधर डेबिट साइड ज्यादा था, ठीक है, तो डेबिट साइड ज्यादा था तो इधर कम होगा, तो ये जो कम हो रहा है इसे बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने इधर से 100 रुपीज यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, तो क्रेडिट साइड में डेबिट बैलेंस आएगा, ठीक है। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो डेटर लेजर जो बन रहा है, जो डेटर लेजर में हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर सारा डेटर का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो वहां पर जितना भी बैलेंस आएगा ना सारा डेबिट बैलेंस ही आएगा। मतलब ये डेबिट बैलेंस इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है, तुम लोग सोचो कि ये क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, ये साइड क्रेडिट है बट बैलेंस डेबिट है, तो जितना भी डेटर को तुम लोग मेंटेन कर लो, XYZ जितने सारे डेटर का भी डिटेल्स मेंटेन कर लो, सारा का सारा बैलेंस हम लोगों को डेबिट बैलेंस मिलेगा। अब हमें क्या बोला गया है कि सेपरेट लेजर तो है, उसके साथ सेपरेट ट्रायल बैलेंस भी मेंटेन करना है, तो ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट होता है वो लिख रहे हैं हम यहाँ पर, डेबिट क्रेडिट ये लिख दिया मैंने पर्टिकुलर। अब बता सकते हो ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा जाता है, ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा जाता है, किस तरह से ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो यहाँ पर अकाउंट का नाम लिखा जाता है ना, ट्रायल बैलेंस में पर्टिकुलर में अकाउंट का नाम लिखेंगे, तो दो अकाउंट है हमारे पास देखो, एक्स और वाई, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स अकाउंट और यहाँ पर मैंने लिख दिया वाई अकाउंट। अब बैलेंस किधर लिखेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया तुम लोगों को, ये डेबिट बैलेंस है तो ये डेबिट साइड लिखना चाहिए, ये 200 इधर आएगा, ठीक है, और ये 100 इधर आएगा, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर और तो कोई अकाउंट नहीं है, तो ये ट्रायल बैलेंस हमारा क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है, तो क्लोज तो कर देंगे। यहाँ पर 300 आ रहा है, अब यहाँ पर क्या लिखे, सस्पेंस वस्पेंस नहीं लिख सकते, ठीक है, सस्पेंस नहीं लिख सकते हैं, तो सस्पेंस छोड़ के हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, तो यहाँ पर 300 आ रहा है तो इधर भी हमारा 300 आना चाहिए। प्रॉब्लम ये होगा कि डेटर लेजर जब भी हम लोग मेंटेन करेंगे, मतलब जो डिपार्टमेंट डेटर का डिटेल्स मेंटेन कर रहा है ना, उनको ये प्रॉब्लम होगा कि उन लोगों के पास जितना भी बैलेंस आएगा सारा का सारा डेबिट बैलेंस आएगा, ठीक है, सारा का सारा डेबिट बैलेंस, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लोगों ने 1000 का सामान बेचा और कोई हमें 2000 दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, तो हमेशा बैलेंस डेबिट बैलेंस आएगा या तो नील हो सकता है, ठीक है, अगर 1000 ही पेमेंट कर दिया तो कोई बैलेंस नहीं आ सकता, वो अलग बात है, लेकिन बैलेंस हमेशा डेबिट आएगा। तो अगर इन लोगों को कहा जा रहा है कि सेपरेट लेजर भी मेंटेन करो और ट्रायल बैलेंस भी बनाओ, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा था, ठीक है,
कहाँ पर लिखा था मैंने, यहाँ पर सेपरेट लेजर भी मेंटेन करो और ट्रायल बैलेंस भी बनाओ। तो इन लोगों को ट्रायल बैलेंस तो बनाना पड़ेगा क्योंकि कहा गया है। अब ये क्रेडिट साइड इन लोगों को कितना लिखने से ट्रायल बैलेंस टैली होगा, ये दिख रहा है हमें 300 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में हम लोगों को 300 लिखना पड़ेगा, बट अकाउंट का नाम क्या दे, अकाउंट का क्या नाम दे ताकि हम लोग ये 300 जो लिखा है वो हमारा सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पर हमें अकाउंट का नाम देना पड़ेगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट, इसीलिए इसे बोला जाता है एडजस्टमेंट। ठीक है, डेटर लेजर अकाउंट, क्रेडिटर लेजर अकाउंट और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर लेजर को भी एडजस्टमेंट बोलते हैं, वो भी देखेंगे क्यों बोलते हैं। तो ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, लेजर ऑफ इंडिविजुअल डेटर एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि ये जो क्रेडिट 300 तो लिख दिया, अब अकाउंट का नाम क्या है, 300 लिख दिया, बट अकाउंट का नाम क्या है, तो अकाउंट का नाम हमें यहाँ पर देना पड़ेगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का ही नाम है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। मतलब लेजर जो बन गया उससे जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे वो हम लोग को खुद से क्या करना है, बैलेंस करना है। खुद से बैलेंस का मतलब ये जो डेटर डिपार्टमेंट है, डेटर लेजर जो मेंटेन कर रहा है, ये जो डिपार्टमेंट है, इन लोगों को अपना ट्रायल बैलेंस को टैली करवाना है। ठीक है, और नॉर्मली ये जो काम होता है ना, ये वीकली होता है या मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है, जहां पर ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है वही लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए वो लोग अपना काम सेगमेंट में डिवाइड करते हैं और 2-3 मतलब 1 वीक छोड़ छोड़ के सारा डेटा जो है वो गैदर करते रहते हैं कि इस हफ्ते कितना हुआ, या फिर 15 डेज में, क्वार्टरली, इस तरह से करते। नॉर्मली 12 मंथ्स वाला काम नहीं करते। अगर 12 मंथ्स वाला काम करते तो इतना सब करने का जरूरत ही नहीं होता। तो वो लोग बहुत शॉर्ट पीरियड में डेटा कलेक्ट करते रहते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। तो इसीलिए इस तरह से लेजर हमें मेंटेन करना पड़ेगा और उससे हमें ट्रायल बैलेंस भी बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट तो लिख दिया हम लोगों ने एडजस्ट करने के लिए। अब इसका मतलब इसका अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस में एक्स अकाउंट लिखा हुआ है तो यहाँ एक्स अकाउंट है ना, यहाँ एक्स अकाउंट है, और अगर ट्रायल बैलेंस में वाई अकाउंट लिखा हुआ है तो यहाँ पर वाई अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पर वाई अकाउंट है। उसी तरह से अगर हम लोगों ने जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा है, जो कि हमारा टॉपिक हमें अलाउड करता है, तो फिर हमें यहाँ पर उसे मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ पर बनाना पड़ेगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बन रहा है। अब इन डेटर लेजर बन रहा है, ध्यान दो, इन डेटर लेजर के अंदर एक्स अकाउंट बन गया जो कि एक डेटर का अकाउंट था, वाई अकाउंट बन गया जो कि एक डेटर का अकाउंट था, और एक कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ताकि हम लोग अपना ट्रायल बैलेंस सेल्फ बैलेंस कर सके। ठीक है, सेल्फ बैलेंस कर सके, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो हमें सिर्फ और सिर्फ डेबिट बैलेंस देगा, क्रेडिट बैलेंस नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिख के उसे बैलेंस करना है। तो अगर अकाउंट लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में तो उसका एक अकाउंट भी हमारा बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा कितने अमाउंट से लिखा है, देखो 300, कौन से साइड है, क्रेडिट साइड लिखा है, तो क्या लिखेंगे इधर 300, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई डेटर लेजर एडजस्टमेंट, क्योंकि डेटर लेजर को एडजस्ट करने के लिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करना पड़ा है। ये है कंसेप्ट, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, इसे क्लोज करने के लिए 300। ठीक है, तो ये 300 और यहाँ पर हो गया 300। मतलब एक्चुअली ये जो 300 है ये क्रेडिट है। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या, डेबिट साइड ये वाला है, देखो दिखाते हैं, ये वाला। ठीक है, ये 300 टू बैलेंस सीडी करके आ जाएगा। जैसे ये 100 कहां पर आया है, वाई अकाउंट में 100 बाई बैलेंस सीडी करके आना चाहिए। ठीक है, वो एक्स अकाउंट जो है, एक्स अकाउंट में 200 क्या बोल के आना चाहिए, डेबिट अगर बैलेंस है तो वो लिखा हुआ होना चाहिए बाई बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में। सिमिलरली ये 300 टू बैलेंस सीडी करके लिखना चाहिए। फिर इसका एंट्री क्या होगा, क्योंकि डेटर लेजर को एडजस्ट करने के लिए किया गया है, तो बाई डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो डेटर लेजर के अंडर क्या क्या बन सकता है, ये जो लैंग्वेज है इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से होता है। तो इन डेटर लेजर क्या क्या अकाउंट ओपन होता है, इन डेटर लेजर डेटर्स अकाउंट एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये आई होप अब ये समझ में आ रहा होगा, डेटर लेजर में लेजर ऑफ इंडिविजुअल डेटर एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। सिमिलरली हम लोग क्रेडिटर वाला भी देखते हैं, देखो और भी क्लियर हो जाएगा।
क्रेडिटर में क्या हुआ था देखो, क्रेडिटर को भी अब हम लोग क्लोज करते हैं। यहाँ पर 2000 है तो यहाँ पर टू बैलेंस CD ये हो जाएगा 400, ये 400 हो गया, इधर 2000 और इधर भी हो गया 2000। अच्छा अब ये 500 है, यहाँ पर 250 है तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस CD 250, तो यहाँ पर हो गया 500 और यहाँ पर हो गया 500। ठीक है, अब हम लोग अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो ट्रायल बैलेंस यहाँ पर बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस छोटा सा ही बनता है, यहाँ पर मेरा डेटा कम है तो छोटा ट्रायल बैलेंस ही हो जाएगा। अब ट्रायल बैलेंस में क्या क्या लिखेंगे, दो अकाउंट बना हुआ है, एक P और एक Q, तो यहाँ पर P लिख दिया मैंने, यहाँ पर Q लिख दिया। अच्छा ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ठीक है, अब ये जो बैलेंस है ये किधर आया है, ये डेबिट साइड आया है, ये है क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड आया है 400 का बैलेंस आया है, तो हम लोग डेबिट साइड लिख देते हैं 400। नॉर्मली ट्रायल बैलेंस से पुट करने का मतलब आसान तरीका यही है कि जिधर है उधर कर दो, ठीक है, लेकिन लॉजिक मैंने बता दिया। तो ये 250 डेबिट साइड है ना, तो डेबिट साइड ही लिखेंगे। तो टोटल कितना हो गया 650। यहाँ पर सिमिलर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे डेटर में हमें क्या नहीं मिल रहा है, डेटर में हमें नहीं मिल रहा था क्रेडिट साइड, और क्रेडिटर में, अच्छा मैंने क्या गलत लिख दिया, एक मिनट, ये बैलेंस आया था मेरा क्रेडिट साइड, मैंने डेबिट साइड लिखा। अच्छा ये तो उल्टा लिख दिया ना मैंने, क्रेडिटर है तो इधर आना चाहिए, इधर क्यों लिख दिया मैंने, क्रेडिटर है ना, लाइबिलिटी होता है। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, तुम लोग भी नहीं बोल रहे मुझे, ट्रायल बैलेंस में कोई भी अगर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी, इनकम या फिर गेन, फाइनल अकाउंट्स में देख सकते हो, फाइनल अकाउंट्स के लिए जो ट्रायल बैलेंस रहता है तो ये सारा चीज क्रेडिट साइड जाता है, और कोई भी एसेट और एक्सपेंस ये सब रहता है तो डेबिट साइड जाता है। ठीक है, तो पी क्यू का 400, और अभी तो मैंने वही समझाया था और मैंने खुद ही गलत लिख दिया, देखो 400 ये इधर का बैलेंस है ना, क्रेडिट साइड ज्यादा था, क्रेडिट का बैलेंस डेबिट साइड आया है, और ये भी क्रेडिट का बैलेंस डेबिट साइड आया है, तो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस 400 और यहाँ पर 250, तो टोटल हो गया 650। ठीक है, टोटल 650 हो रहा है, लेकिन इधर टैली करने के लिए भी हमें कितना चाहिए, 650 चाहिए। अब सस्पेंस लिख नहीं सकते हैं तो एडजस्ट करने के लिए कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग यूज करेंगे, पी अकाउंट और ये क्यू अकाउंट। अब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिख रहे हैं तो उसका लेजर भी होना चाहिए, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो उसका लेजर हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया कंसेप्ट, क्रेडिटर लेजर के अंडर, क्रेडिटर लेजर के अंडर क्रेडिटर का अकाउंट आया और आ गया जनरल लेजर एडजस्टमेंट। ये देखो क्रेडिटर के अंडर क्या आया, लेजर ऑफ इंडिविजुअल क्रेडिटर जो कि पी क्यू है हमारे एग्जांपल में, एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट आ गया। अब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में हम लोगों ने कितना लिखा है 650, किधर लिखा है, डेबिट साइड लिखा है 650, तो ये 650 हमें किधर लिखना चाहिए बताओ, ये 650 किधर लिखना चाहिए, डेबिट साइड। हाँ यहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखना चाहिए, बाई बैलेंस CD 650 लिखना चाहिए। ठीक है, 650 हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एडजस्ट करने के लिए कि कौन से लेजर को एडजस्ट करने के लिए हम टू लोगों ने क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट, टू क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट यूज करेंगे 650, ये हो गया टू क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट 650। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अकाउंट टैली हो गया, तो क्रेडिटर लेजर और यहाँ पर बन गया देखो जनरल लेजर। अच्छा अब यहाँ पर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को अब हम लोग इसका जो लेजर ओपन है इसमें जैसे कि इंडिविजुअली सेल्स है, कैश है, इसे सब क्लोज करेंगे, तो टू बैलेंस CD 2500 2500 2500। अच्छा अब यहाँ पर ये कितना होगा, ये 800, ये इधर ज्यादा हो रहा है, 00 2200 2200 और यहाँ पर 1600 250 2200 350, तो यहाँ पर हो गया बाई बैलेंस CD 350। अच्छा और ये हो गया 2500 और बाई बैलेंस CD 2500। अब ये लोग भी अपना लेजर बनाना चाहेगा तो इन लोग सॉरी ट्रायल बैलेंस बनाना चाहेगा तो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ के ट्रायल बैलेंस बनाते हैं।
अच्छा, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो फर्स्ट अकाउंट अगर देखो तो है सेल्स अकाउंट, फिर है कैश, फिर परचेज, ठीक है। सेल्स, कैश और परचेज है। तो सेल्स क्या होता है, सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। सेल्स रिटर्न होता है तो वो डेबिट, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। और देखो क्रेडिट बैलेंस ही है, क्रेडिट साइड से बैलेंस डेबिट साइड गया है, तो 2500 क्रेडिट में लिखेंगे। तो 2500 क्रेडिट में लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, कैश का क्या आया है, कैश इधर आ रहा है 350, 350 ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, मतलब डेबिट बैलेंस है। और कैश ऐसे एसेट होता है तो 350 वो एसेट साइड जाएगा यानी डेबिट साइड जाएगा। ये हो गया कैश का 350। अब परचेज देखो, परचेज जो होता है वो हमेशा डेबिट होता है, तो 2500 देखो डेबिट बैलेंस ही आया है, ठीक है। क्रेडिट साइड आया मतलब डेबिट बैलेंस आया, परचेज डेबिट होता है तो 2500 डेबिट साइड में लिख दो 2500। अब अगर हम लोग लेजर को टैली करना चाहे तो लेजर टैली नहीं हो रहा है, ठीक है। लेजर टैली नहीं हो रहा है, इधर 2500 इधर 350, लेकिन यहाँ पर हम लोग 350 कम आ रहा है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसका रीजन ये है कि अगर यहाँ पर अकाउंट मेंटेन हुआ है, ये जो अकाउंट मेंटेन हुआ है यहाँ पर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये अकाउंट अगर मेंटेन हुआ है तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में भी क्रेडिटर लेजर और डेटर लेजर ओपन होना चाहिए। जैसे क्रॉस पोस्टिंग होता है ना, पी अकाउंट परचेज टू पी हुआ था, उसी तरह से अगर ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हो रहा है, इसका अगर जर्नल हम लोग रीड करें तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर लेजर, तो फिर क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन होना चाहिए इन जनरल लेजर। और इसी तरह से यहाँ पर अगर रीड करते हैं तो डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जैसे कैश टू एक्स हो रहा है ना, कैश टू एक्स हो रहा है, उसी तरह से डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, यानी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के अंडर दो और अकाउंट ओपन होना चाहिए, एक डेटर लेजर और एक क्रेडिटर लेजर, डेटर लेजर एडजस्टमेंट और क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट फॉर क्रॉस पोस्टिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला चीज भी समझ में आ जाएगा जो मैंने यहाँ पर लिखा था, ऑल द लेजर अदर देन डेटर क्रेडिटर लेजर, ना तो एक्स का अकाउंट ओपन होता है वहां पर जहां मैंने जनरल लेजर बनाया, ना तो वाई का, ना पी ना क्यू, ये चार लेजर नहीं ओपन हुआ है, तो ये चारों लेजर को छोड़ के बाकी सारा लेजर ओपन होगा। तो बाकी सारा लेजर क्या क्या था, सेल ओपन हुआ, सेल 2 बार था तो एक ही बार करना पड़ता है, कैश ओपन हुआ और परचेज अकाउंट ओपन हुआ, ठीक है। और क्या ओपन होगा, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एंड डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटर लेजर, क्योंकि वो क्रिएट हो जा रहा है तो डेटर लेजर और क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी ओपन होना चाहिए। अब इसका सिंपल हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे, तो डेटर लेजर में क्या लिखेंगे, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट 300, क्यों लिखा मैंने, देखो यहाँ पर देखोगे तो समझ जाओगे। ये देखो जनरल लेजर बाई डेटर लेजर टू जनरल लेजर, फिर जनरल लेजर में क्या लिखना पड़ेगा, सॉरी डेटा लेजर में क्या लिखना पड़ेगा, टू जनरल लेजर, ठीक है। और बाई बैलेंस सीडी क्लोज कर देते हैं 300, ठीक है। और क्रेडिटर लेजर में क्या एंट्री हुआ था, क्रेडिटर लेजर में एंट्री हुआ था कहाँ चला गया क्रेडिटर लेजर, हाँ क्रेडिटर लेजर में एंट्री हुआ था, ये देखो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर लेजर। अब हम लोगों ने बनाया वहां पर क्रेडिटर लेजर, ठीक है। तो क्रेडिटर लेजर में क्या लिखेंगे, बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट, बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट, सिंपल क्रॉस पोस्टिंग कर रहे हैं, बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट, ठीक है। और अमाउंट हो जाएगा 650, वहां 300 का एडजस्टमेंट था, यहाँ 650 का था, 650 इधर टू साइड है तो टू बैलेंस सीडी 650। अब ये दोनों लिख देना है हमें, तो दो अकाउंट जाएगा हमारे ट्रायल बैलेंस में, एक चला जाएगा डेटर लेजर एडजस्टमेंट और एक क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट। और अमाउंट को कैसे पुट करेंगे, ये देखो ये किधर है, ये है 300, ठीक है। 300 लिखा हुआ है किधर, 3, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखेंगे 300 को, ठीक है। और ये अगर देखो तो ये क्रेडिट साइड आया हुआ है, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, क्रेडिट साइड बैलेंस आया हुआ है यानी क्रेडिट बैलेंस है, तो 650 हमें लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड। अब दोनों चीज बैलेंस होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो कुछ गलत होगा। देखते हैं 350 प्लस 2500 प्लस 300 3150 और 2500 प्लस 650
तो 3150 तो टैली हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपना जो लेजर है उसे टैली कर सकेंगे। तो ये कंसेप्ट होता है, मतलब इस तरह से मेंटेन होता है। मैंने प्रैक्टिकली बस 4 एग्जाम्पल के साथ तुम लोग को दिखा, 4 या 5 ऐसा कुछ एग्जाम्पल आया था मेरा। हाँ 5 जर्नल के साथ मैंने इसे समझाने का कोशिश किया, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर देख ये चीज ध्यान में रखना है, डेटर लेजर जो होगा उसमें डेटर अकाउंट एज वेल एज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी ओपन होगा। उसका रीजन ये है, अदरवाइज ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, क्योंकि इन लोग के पास सिर्फ और सिर्फ डेबिट बैलेंस रहता है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस नहीं मिलता है। तो क्रेडिट करवाने के लिए, मतलब ट्रायल बैलेंस को क्रेडिट से क्लोज करवाने के लिए हम लोग एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करेंगे, जिसे बोलेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट। क्रेडिटर लेजर में सिर्फ क्रेडिट अमाउंट मिलेगा, इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसे एडजस्ट करने के लिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, जहां पर हम लोग डेबिट अमाउंट करेंगे। और जनरल लेजर में क्या क्या ओपन होगा, डेटर क्रेडिटर को छोड़ के बाकी सारा लेजर। और क्योंकि यहाँ पर एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा, तो क्रॉस पोस्टिंग के लिए सिमिलरली जनरल लेजर में डेटर लेजर एडजस्टमेंट एंड क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट ओपन होगा। बस और नहीं बोलेंगे हम इसके बारे में। अब तुम लोग सम्स करोगे तो समझोगे, लेकिन पहले इसका एडवांटेज क्या है वो लिख लेते हैं, क्योंकि आ सकता है थियोरिटिकली। Advantages. First, easy to locate error. Second, helps to prepare interim account and draft final account. इंटरिम अकाउंट मतलब जैसे कि मैंने कहा कि एक पीरियोडिकली होता है, वो 12 मंथ्स बाद नहीं होता है, मिडिल मिडिल में होते रहता है, क्वार्टरली हो सकता है, वीकली हो सकता है, ये सारा चीज बनते रहता है, और इसी से छोटा छोटा फाइनल अकाउंट्स भी बनते रहता है। सब डिवीजन ऑफ वर्क among the different employee, हम लोग काम का लोड डिफरेंट एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस सिस्टम इज particularly यूजफुल फॉर, कहाँ कहाँ यूजफुल होता है, वेयर देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर और सप्लायर। Point 2, where it is desired to prepare periodical accounts। नॉर्मली हमें पता है कि अकाउंट्स 12 मंथ्स के बाद ही हम लोग बनाते हैं, पूरे 1 साल बाद, लेकिन अगर पीरियोडिकल जिन्हें अपना डेटा चाहिए होता है, और नॉर्मली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को ही ऐसा चाहिए होता है, तो वो दोनों वो केसेस में ये हम लोग फॉलो कर सकते हैं सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। अच्छा, कमिटिंग फ्रॉड is minimized as different ledger are prepared by different clerk। अगर अलग अलग क्लर्क, अगर अलग अलग क्लर्क को हम लोग अपॉइंट करेंगे, और अपॉइंट तो करना ही है, तभी तो इतने सारे सेगमेंट में काम को डिवाइड किया, और ये सारे काम का जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग लोगों को, तभी ना लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसमें क्या होगा, फ्रॉड होने का चांसेस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सबको अपना इंडिविजुअल डेटा मेंटेन करना है। अब एक इंसान करेगा तो वो घोटाला कर सकता है, लेकिन अलग अलग लोग अगर इसे फॉलो करेंगे तो इसमें फ्रॉड जो है वो फ्रॉड होने का चांस मिनिमाइज हो जाता है। और लास्ट पॉइंट, इंटरनल चेक
system can be strengthened as it becomes possible to check the accuracy of each ledger independently. इंटरनल चेक सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली इंडिपेंडेंटली सारा लेजर को चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा सेल बैलेंसिंग लेजर का जो बेनिफिट है या फिर एडवांटेज बोल लो, ये हम लोग लिख सकते हैं अगर हमारा थियोरेटिकली ऐसा आए तो। और ऐसे भी पता होना चाहिए, जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसी के ऊपर पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, अलग से याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा किस तरह से प्रैक्टिकली होता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, देखो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है। भारत एंटरप्राइज फर्निशेस यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द क्वार्टर, देखो क्वार्टरली दिया हुआ है ना, क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली जैन टू मार्च, ठीक है, तो जैन टू मार्च का दिया हुआ है, तो एक क्वार्टर का ही दिया हुआ है। अब इससे क्या करने बोला है, देखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू ड्रॉ अप लेजर, डेटर लेजर, एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर, ठीक है। तो फर्स्ट तो यहाँ पर क्वार्टर से तुम लोग को ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन में भी बोल रहा है क्वार्टरली ये सारा चीज रेडी किया जाता है, ठीक है, ताकि हमें छोटे छोटे हर एक काम का, हर एक एक्टिविटी का हमारे पास डेटा अवेलेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हम लोगों ने देखा कि देखो क्वार्टरली ही बनता है ये सब चीज, ठीक है। पीरियोडिकल जो होता है मतलब मंथली भी बन सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, या फिर वीकली भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का क्या अपना पॉलिसी है। अब यहाँ पर हमें क्या प्रिपेयर करने बोला है, लैंग्वेज अच्छी तरह से देखो, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर, जनरल लेजर के अंडर हमें डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट करना है। मतलब कौन सा है, यहां पर हम लोग देखते हैं, ये देखो, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर हमें डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। इन जनरल लेजर एडजस्टमेंट कौन सा अकाउंट ओपन करना है, डेटर लेजर एडजस्टमेंट, ये देखो, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। तो फर्स्ट तो ये जैसे ही पॉइंट तुम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि क्या करना है, तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग ये पढ़ेंगे तो हम लोग पहले ये चीज नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन जो है हमें प्रिपेयर करने बोला है, इन जनरल लेजर एडजस्टमेंट डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इन जनरल लेजर ही लिखो, इसे एडजस्टमेंट लिखने का जरूरत नहीं, जो अकाउंट होगा उसका नाम हम लोग देंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इन जनरल लेजर हमें प्रिपेयर करना है डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, अब हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, देखो, टोटल सेल्स अमाउंटेड टू 2,20,000 इंक्लूडिंग सेल ऑफ ओल्ड मोटर कार फॉर 10,000, बुक वैल्यू 5,000, ठीक है। तो टोटल सेल दिया हुआ है 2,20,000 फर्स्ट, ये इसमें इंक्लूड क्या हुआ है, मोटर कार का सेल 10,000 का, जिसका बुक वैल्यू था 5,000, और टोटल क्रेडिट सेल वेयर 80% हायर देन द कैश सेल, टोटल क्रेडिट सेल जो है वो कैश सेल से 80% हायर है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो बाद में देखते हैं, पहले ये मोटर कार का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए हम लोग, लेकिन डेटर लेजर बना रहे, डेटर उसी को बोला जाता है जो मतलब बिजनेस के जो मेन एक्टिविटी है उसके कारण जो क्रेडिट सेल होता है वही हमारा डेटर होता है। तो ये जो मोटर कार सेल कर रहे हैं ये क्या सेल है,
ये तो एसेट है ना। ये एसेट है। एसेट, हाँ ये एसेट है। ये सेल जो होगा ये कभी भी, अगर तुम लोग को अगर परचेस डे बुक बोल रहे, सॉरी, सेल्स बुक भी तुम लोग को अगर बनाने बोला जाता, सब्सिडियरी बुक्स में अगर बोला जाता कि सेल्स डे बुक बनाओ, तो वहां पर भी सेल्स में तुम लोग कितना रिकॉर्ड करते, 2,20,000 रिकॉर्ड नहीं करते, वहां से 10,000 तुम लोग को लेस करना पड़ता, क्योंकि हमें हमेशा वही वाला गुड्स रिकॉर्ड करना पड़ता है जो हमारे बिजनेस का मेन एक्टिविटी। जैसे मैंने एकदम स्टार्टिंग में एग्जाम्पल भी दिया था कि मानो मेरा जो है, मेरा कंप्यूटर का दुकान है, ठीक है, हम लैपटॉप, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा गुड्स सेल करते हैं, लेकिन मैंने एक फर्नीचर भी बेच दिया, तो क्या वो मेरा डायरेक्ट एक्टिविटी है? नहीं। तो अगर मेरा फर्नीचर का दुकान है और मैंने एक लैपटॉप बेच दिया, तो फिर उस केस में फर्नीचर मेन एक्टिविटी है और लैपटॉप जो है वो अदर एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारा बिजनेस है। तो जो जिस चीज का हम लोग बिजनेस करते हैं वो हमारे लिए स्टॉक हो जाता है, ठीक है। अगर मोटर कार का ही बिजनेस होता तो मोटर कार ही उसके लिए स्टॉक बन जाता, तब मोटर कार का सेल भी हमें लेना पड़ता। लेकिन यहाँ पर बता ही दिया है टोटल सेल जो है 2,20,000, और अगर मोटर कार बता रहा है और जो भरत एंटरप्राइज है वो नहीं बताया है कि उसका नेचर ऑफ बिजनेस मतलब किस चीज पे वो डील करता है, फिर भी हम लोग मानेंगे कि मोटर कार उसका एसेट ही है, क्योंकि नॉर्मली जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग मोटर कार को एसेट ही मानेंगे, ठीक है। वैसे वो मोटर कार का भी बिजनेस कर सकता है, बट वो तो हमें कहा नहीं गया है। तो हमारा टोटल सेल यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटर रिलेटेड सेल हो जाएगा 2,10,000। पहले हमें ये फाइंड आउट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाते हैं, टोटल सेल्स इंक्लूडिंग मोटर कार 220, लेस करेंगे मोटर कार सेल। अब बताओ लेस कितना लिखना चाहिए? यहाँ पर एक 10,000 भी है, एक 5,000 भी है, बताओ लेस कितना लिखना चाहिए? $10,000 और 5,000 में क्या फर्क है? 10,000 तो सेल प्राइस है। बुक वैल्यू का मतलब होता है जिस दिन हम लोग सेल कर रहे हैं उस दिन मोटर कार का वैल्यू 5,000 था, मतलब इसने प्रॉफिट में बेचा है, सीधा सा बात है, इसने प्रॉफिट में बेच दिया है। जब बेचने गया तो बुक वैल्यू मतलब जो अकाउंट मेंटेन कर रहा है वहां पर तो हर साल डेप्रिशिएट होते हुए बैलेंस शीट में मोटर कार का एक वैल्यू शो कर रहा होगा, वो 5,000 शो कर रहा है, बट इसने 10,000 में बेच दिया। तो सेल में कौन सा वैल्यू इंक्लूडेड हो सकता है? ये 5,000 इंक्लूड है या 10,000 इंक्लूड है? मेरा क्वेश्चन ये था। 5,000। नहीं, 10,000 10,000 10,000 5,000 तो बुक वैल्यू है, ये कैसे एंट्री होगा? सेल मतलब टोटल सेल। अब सेल किया है तो मैंने 10,000 में, तो एंट्री क्या किया होगा? मोटर कार का जो एंट्री होगा वो हो जाएगा, अगर मैंने कैश सेल किया है, वैसे तो किया नहीं है तभी यहाँ पर सेल में दिखा रहा है, कैश सेल अगर होगा तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू मोटर कार 10,000, और अगर क्रेडिट सेल किया होगा तो क्या हो जाएगा, डेटर टू मोटर कार 10,000। 5,000 से तो सिर्फ प्रॉफिट या लॉस ही चेक हो सकता है, 5,000 से तो और कुछ हमारा लेना देना नहीं होना चाहिए। तो 2,20,000 जो है यहां से हम लोग लेस करेंगे 10,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,10,000, ठीक है। ये हमारा बिजनेस का जो नॉर्मल सेल है वो हो गया 2,10,000। अब बिजनेस में देखो दो तरह का सेल होता है, एक कैश और एक क्रेडिट। टोटल क्रेडिट सेल बोल रहा है 80% हायर देन द कैश सेल, मतलब टोटल जो भी क्रेडिट सेल होता है वो कैश सेल से 80% हायर है, ठीक है। तो टोटल सेल मतलब हमें पता है क्या होगा, टोटल सेल मतलब हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, ठीक है। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, हमें टोटल सेल मिल गया है कितना, 2,10,000। इसमें एक एरर था, मतलब इसमें मोटर कार का भी सेल एडेड था जो नहीं होना चाहिए, हम लोगों ने लेस कर दिया। अब यहाँ पर बोला है कि कैश सेल जो है, अब क्रेडिट सेल जो है वो कैश सेल से 80% हायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैश सेल प्लस, अच्छा, क्रेडिट सेल वेयर 80% हायर देन द कैश सेल, 80% हायर, तो 80% ऑफ कैश सेल, ठीक है, ये लिख सकते हैं 80% ऑफ कैश सेल, क्योंकि क्रेडिट सेल मेरा जो है वो कैश सेल से 80% ज्यादा है, तो 2,10,000
अब ये कैश सेल लिख देते हैं, इसे कैश सेल जितना भी है, अगर प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग इसे x या 100 भी मान सकते हो। अब 80% मतलब 80 डिवाइडेड बाई 100, यानी 0.8 इंटू कैश सेल, जितना भी कैश सेल होगा उसका 80% ज्यादा क्रेडिट सेल हो जाएगा, तो 2,10,000 इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये इंटू है, ये अगर x मान लेते हैं ना तो ये देखो 0.8 इंटू एक्स, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1.8x, 2,10,000, तो x इक्वल टू 2,10,000 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये 1 मिनट, एक चीज थोड़ा सा गलत हो गया मेरा, यहाँ पर 100 मान के कर लेते हैं। ये देखो कैश सेल अगर 100 है, क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा 180, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर मतलब 1.8 होगा, वो भी समझा देते जैसे हम कर रहे थे। यहाँ पर बोला है टोटल क्रेडिट सेल वेयर 80% हायर देन द कैश सेल, तो कैश सेल अगर 100 होगा तो क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 इंटू 80%, 180 होगा कि नहीं होगा। अगर कैश सेल 100 रुपए होते हैं तो क्रेडिट सेल 180 होगा, तभी तो हो जाएगा ना कि क्रेडिट सेल वेयर 80% हायर देन द कैश सेल, तो ये 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैश सेल हो गया, और यहाँ पर इसे इस तरह से लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस ये 180, ठीक है, तो ये 280 हो गया, 280, तो हम लोग बोल सकते हैं 2,10,000 इक्विवेलेंट टू 280, 2,10,000 इज इक्विवेलेंट टू, अगर 280 है तो 100 इक्वल टू कितना होगा, 100 इक्वल टू हो जाएगा 75,000, देयरफॉर 100 इक्वल टू 75,000 इक्विवेलेंट कर दिया। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे हम पहले लिखे थे वो भी दिखा देते, उस तरह से भी हो जाता है। ये देखो टोटल सेल 2,10,000, ठीक है, और कैश सेल प्लस 1.8 क्रेडिट सेल, ऐसे लिखना पड़ेगा 1.8 क्रेडिट सेल, ठीक है, क्योंकि अगर कैश सेल 1 है, कैश सेल अगर 1 है तो क्रेडिट सेल कितना होगा, या फिर अगर कैश सेल 100 है तो क्रेडिट सेल 180 हो जाएगा, क्योंकि 80% एक्स्ट्रा है, और कैश प्लस क्रेडिट मिला के टोटल सेल, देन 280 इक्विवेलेंट टू 2,10,000, तो 100 इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 100 मतलब अगर कैश सेल माना है हम लोगों ने, तो कैश सेल अगर माना है तो ये कितना आ जाएगा, कैश सेल आ गया 75,000, अब क्रेडिट सेल कितना आ जाएगा, क्रेडिट सेल आ जाएगा इसके ऊपर 80%, 75,000 प्लस 75,000 इंटू 80%, जो मैंने यहाँ पर 100 के बेसिस पे लिखा है, या तो हम लोग x मान सकते हैं या तो 100 मान सकते हैं, तो इस तरह से मैंने किया 75,000 इंटू 80% प्लस इक्वल टू 1,35,000। तो कैश सेल और क्रेडिट सेल मैंने सेपरेट कर लिया, ये 75,000, ये 1,35,000। अब ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कैश सेल हम लोग 1 मानेंगे तो क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा 1.8, क्योंकि 1 पे 80% ज्यादा यानी 80 पैसा, 1.8, उस बेसिस पे हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं 2,10,000 2.8 कैश सेल, ठीक है, तो यहाँ से कैश सेल आ जाएगा, कैश सेल 2,10,000 डिवाइडेड बाई 2.8, एक ही बात होगा, 2.8 करो या फिर 280 करो, यहाँ पर हमारा 280 आया था, 2,10,000 डिवाइडेड बाई 2.8 इंटू 1, डायरेक्टली 75,000 आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं जो सही लगे। कैश सेल आ गया, दोनों प्रोसेस से इक्वल आएगा, और क्रेडिट सेल आ जाएगा 1,35,000। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर अमाउंटेड टू 60% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द ओपनिंग डेटर। कैश कलेक्शन, क्योंकि डेटर को उधार दिया है तो कैश कलेक्शन करने का हेडेक है ना, यही सारा काम तो डेटर लेजर डिपार्टमेंट संभालेगा। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर अमाउंटेड टू 60%, टोटल 60% कैश कलेक्ट हुआ है, बट 60% किस चीज का, एग्रीगेट मतलब टोटल ऑफ ओपनिंग डेटर अमाउंटिंग टू 40,000, मतलब ओपनिंग डेटर जो है उसका 60%, और किस चीज का देखते हैं, जो कि ओपनिंग डेटर है, एंड क्रेडिट सेल फॉर द पीरियड,
एंड क्रेडिट सेल। तो ओपनिंग डेटर प्लस क्रेडिट सेल का जो एग्रीगेट है उसका 60% हम लोगों ने कलेक्ट किया है। तो कलेक्शन इस तरह से कैलकुलेट होगा। कलेक्शन कैसे कैलकुलेट होगा हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया है, ओपनिंग डेटर और क्रेडिट सेल का एग्रीगेट का 60% हमें कलेक्ट करना है। तो लिख लेते हैं, इसका भी वर्किंग बना लेते हैं। वर्किंग नोट कलेक्शन, तो ओपनिंग प्लस क्रेडिट सेल इंटू 60%। तो ओपनिंग 40,000 क्वेश्चन में ही बताया है, और क्रेडिट सेल अभी हम लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया था। क्रेडिट सेल आया 1,35,000 प्लस 1,35,000 इंटू 60%। 1,35,000 प्लस 40,000 इंटू 60%, 1,05,000। ठीक है, 1,05,000 कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अच्छा, एंड क्रेडिट सेल फॉर द पीरियड हो गया। अच्छा, डेटर वेयर अलाउड डिस्काउंट 10,000, डेटर को 10,000 का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, bills receivable drawn during the period totaled 20,000, of which one bill of 5,000 was dishonored for non-payment as the party became insolvent and his estate realized 50 पैसा in a rupees। अब यहाँ पर क्या बोला है, बिल्स रिसीवेबल टोटल है 20,000 का, बिल्स ड्रॉ किया जाता है डेटर के ऊपर जब डेटर एक सर्टेन टाइम के बाद पैसे देने का बात करता है फॉर प्रूफ पर्पस। मतलब जिसने क्रेडिट सेल किया है वो क्या करता है, बिल्स ड्रॉ करता है डेटर के ऊपर। तो बिल्स ड्रॉ हुआ है, उसके बाद बिल्स डिसऑनर भी हो गया है। डिसऑनर का मतलब ये होता है कि जब हम लोग बताते हैं किसी को कि हम 3 महीने बाद पैसा दे देंगे और नहीं देते हैं तो वो डिसऑनर होता है। ठीक है, तो डिसऑनर हुआ है 5,000 वाला बिल, क्योंकि नॉन पेमेंट हुआ है। नॉन पेमेंट क्यों हुआ है वो भी बता दिया है, क्योंकि पार्टी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है और उसका जो कंडीशन है उस हिसाब से हम लोग उसके पास से 1 रुपए पे 50 पैसा ही रिकवर कर सकते हैं, यानी 50% रिकवरी कर सकते हैं। अब यहाँ पर वर्किंग नोट 3 में देखो बिल्स का क्या हो रहा है। वर्किंग नोट 2 था, वर्किंग नोट 3। तो बिल्स टोटल बिल्स है 20,000। ठीक है, डिसऑनर कितना हो गया है, डिसऑनर हो गया है 5,000। डिसऑनर हो गया 5,000, यानी हमें पेमेंट नहीं मिलेगा। अब कितना, बिल्कुल बैड डेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो वहां पर बैड डेप्ट का कंसेप्ट आएगा। बैड डेप्ट मतलब जो पैसा मिलेगा ही नहीं, कंफर्म्ड है कि जो पैसा नहीं मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे बैड डेप्ट। तो 5,000 में कितना नहीं मिलेगा, 50%। तो कितना हो जाएगा 5,000 का 50%, 2,500। ठीक है, 2,500। अब एक्चुअली डिसऑनर इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसे पूरा 5,000 देना था, बट वो नहीं दे पाएगा। लेकिन 50% दे पाएगा, 50% नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना नॉन पेमेंट बिकम इंसॉल्वेंट, बट उसके एस्टेट से हम लोग 50 पैसा इन रुपीज रियलाइज कर सकते हैं, यानी 2,500 बैड डेप्ट और 2,500 कलेक्टेड। लेकिन उसे हम लोग डिसऑनर ही बोलेंगे क्योंकि ये तो वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका एस्टेट वगैरह बेच के ये सब कलेक्ट करना पड़ रहा है, बट डिसऑनर है। तो डिसऑनर है। अब बिल्स का थोड़ा एंट्री बता देते हैं, अगर याद नहीं है तो बिल्स रिसीवेबल टू डेटर होता है, ये बिल्स ड्रॉन का एंट्री है। पहले सेल का एंट्री होता है, क्रेडिट सेल का, दैट इज डेटर टू सेल्स। ठीक है, अब अगर डेटर कुछ दिन बाद पैसा दे देता तो कैश टू सेल बोल के हम लोग, सॉरी कैश टू डेटर बोल के इसे हम लोग क्या करते, क्लोज कर देते, डेटर नील हो जाता और कैश टू सेल्स बचता। और अगर कैश टू सेल इसीलिए बचेगा क्योंकि अगर हम लोग क्रेडिट सेल की जगह कैश सेल करते तो वही एंट्री होता ना, कैश टू सेल्स। अब डेटर बोल रहा है कि हम कुछ दिन बाद पैसा नहीं देंगे, थोड़ा ज्यादा टाइम लेना है मुझे पैसा पेमेंट करने के लिए, तो बिल्स ड्रॉ करेगा। तो जो सेल कर रहा है वो बिल्स ड्रॉ करने से वो एंट्री होता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, डेटर कैंसिल हो जाता है। अब पेमेंट अगर मिल जाता है जो टाइम स्पेसिफाइड किया हुआ है तो कैश टू बीआर हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी डेटर कैंसिल हो जाता है और बिल्स रिसीवेबल उसके बाद कैंसिल हो जाता है पेमेंट मिलने के बाद, तो एंट्री बचता है कैश टू सेल्स, जो कि होना चाहिए था अगर कैश सेल होता। लेकिन अगर मेरा बिल्स पैसा नहीं मिला और पार्टी डिसऑनर हो गया, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से डेटर को रेज करना पड़ता है, डेटर टू बीआर। लेकिन अगर कोई इंसॉल्वेंटी हो गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये एंट्री होगा, ये एंट्री क्या हो जाएगा, बैड डेट डेबिट कैश डेबिट जितना पैसा मिल गया टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, सॉरी टू डेटर, ठीक है, डेटर हमारा इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, टू डेटर, इस तरह से हमारा डेटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ए सम ऑफ 3000 वाज रिटन ऑफ एज बैड डेप्ट के हिसाब से 3000 राइट ऑफ कर दिया गया है, 7000 वाज रियलाइज्ड अगेंस्ट बैड डेप्ट रिटन ऑफ इन अर्लियर ईयर एंड प्रोविजन ऑफ 6000 वाज मेड फॉर द डाउटफुल डेप्ट, ठीक है, और प्रोविजन किया गया है 6000 का, तो बैड डेप्ट राइट ऑफ हुआ है कितने का, 3000 का, तो बैड डेप्ट राइट ऑफ का एंट्री क्या होगा, बैड डेप्ट टू डेटर, ठीक है, एंट्री पूछेंगे हम। और ये 7000 रियलाइज्ड हुआ है प्रीवियस ईयर का, बैड डेप्ट रिकवरी हुआ है, ठीक है, बैड डेप्ट रिकवरी हुआ है और प्रोविजन किया गया है 6000 का, तो बैड डेप्ट रिकवरी का क्या एंट्री होता है बताओ, बैड डेप्ट रिकवरी का क्या एंट्री होता है, बैड डेप्ट रिकवरी का एंट्री क्या होगा, यहाँ पर पूछते हैं पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 में हमारा फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है 3000 बैड डेप्ट हुआ है, तो बैड डेप्ट टू डेटर 3000, ठीक है, ये तो मैंने बताया। फिर प्रीवियस ईयर का कोई बैड डेप्ट था जिसका रिकवरी हुआ है, रिकवरी मतलब पेमेंट आ गया है, ठीक है, जो बैड डेप्ट हो गया था, जिस डेटर को मैंने बैड डेप्ट बोल दिया था उसने पेमेंट कर दिया है, तो पेमेंट मिलने से क्या एंट्री होगा बताओ, कैश या बैंक को डेबिट करेंगे ना, कैश, हाँ, टू बताओ, डेटर को कैंसिल, टू बैड डेप्ट रिकवरी, नहीं, टू बैड डेप्ट recovery. रिकवरी, क्योंकि डेटर पहले कैंसिल हो चुका था जब हम लोगों ने बैड डेप्ट टू डेटर कर दिया था उसे, ठीक है, ये सेम अमाउंट से नहीं, अमाउंट शायद 7000 यहाँ पर रियलाइज हुआ है, जब ये डेटर पहले बैड डेप्ट डिक्लेयर हो गया था ना, तो उसके लिए भी ऐसा ही कोई एंट्री पास हुआ होगा, बैड डेप्ट टू डेटर, मतलब पहले हुआ था डेटर टू सेल, फिर वो पैसा नहीं दिया तो बैड डेप्ट टू डेटर, तो डेटर कैंसिल, बैड डेप्ट टू सेल हो जाएगा, नेट एंट्री। बट अब जब वो पैसा फिर से दे रहा है तो कैश टू बैड डेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कैश टू बैड डेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बैड डेप्ट टू सेल बन गया था ना लास्ट एंट्री, तो कैश टू बैड डेप्ट रिकवरी, पैसा आया बट रीजन क्या है, क्योंकि बैड डेप्ट रिकवरी हमें मिल रहा है। अच्छा, और लास्ट है पीवीडीटी क्रिएट करना है, पीवीडीटी का एंट्री क्या होता है, प्रोविजन क्रिएट करना है, तुम लोग फाइनल अकाउंट्स में लिखते रहते हो, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब प्रोविजन क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट, अगर तुम्हारे पास इनकम ज्यादा नहीं है तो तुम प्रोविजन नहीं क्रिएट कर सकते हो, जैसे जिनका इनकम कम होता है वो थोड़ी ना LIC वगैरह कर सकते हैं, ये भी तो क्या है, प्रोविजन है फ्यूचर के लिए, तो ये सब हम लोग तभी कर पाएंगे अगर हमारा इनकम ज्यादा है, तो अगर हम लोग ये प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो PL कम होता है, तो प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब ही होता है प्रॉफिट पे वो चार्ज करना, तो PL अकाउंट डेबिट टू PVDD, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, अमाउंट है 6000। अब ये सारा एंट्री लिखने का रीजन भी अभी पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। देखो जो भी था डिटेल्स हम लोगों ने जो भी वर्किंग चाहिए कर लिया, और जो एंट्री ये वर्किंग में नहीं चाहिए, ये बस समझाने के लिए मैंने करके रखा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं हमें प्रिपेयर क्या करना है, जनरल लेजर के अंडर हमें प्रिपेयर करना है डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, तो डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे, तो एंट्री क्या होगा, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू जनरल लेजर, ये देखो यहाँ पर देखोगे, ये देखो जनरल लेजर के अंदर जब डेटर लेजर बन रहा है तो क्या लिखा होता है, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, या इधर होने से क्रेडिटर वाला होने से बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट, तो लिखेंगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यहां पर इस तरह से लिखेंगे, और इधर लिखेंगे बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट,
ये हेडिंग लिखना पड़ेगा। अब इसके अंडर में हमें डेटा जो है वो लिखते जाना है। अच्छा, फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस है या नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने ये जो .2 है यहाँ पर देखा था कि डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 40,000, ठीक है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 40,000। तो जब हम लोग ये डेटर लेजर एडजस्टमेंट लिखेंगे ना, ये सारा लिखने का तरीका हम लोगों ने समझ लिया कि क्वेश्चन कैसे रहने से हमें कैसे लिखना है। लेकिन जब यहाँ पर अकाउंट जो लिखा हुआ है ना, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो सिंपल तुम लोग डेटर अकाउंट सोचना इसे, ठीक है, सिंपल इसे डेटर अकाउंट सोचो और एंट्री करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। सिंपल इसे हम लोग डेटर अकाउंट सोचेंगे, ठीक है। जैसे डेटर लेजर एडजस्टमेंट छोड़ के सोचो कि ये एक डेटर अकाउंट है। अब क्या करना है देखो, अब डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 40,000। बताओ डेटर का ओपनिंग बैलेंस किधर पुट होता है? डेटर का अगर कोई ओपनिंग बैलेंस हो तो वो किधर पुट होगा? डेबिट साइड। डेबिट साइड टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस 40,000, क्योंकि एसेट होता है, डेटर हमारा एसेट होता है, और एसेट का अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो डेबिट साइड जाएगा। अब डेटर का हमारा क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर कोई और ओपनिंग बैलेंस नहीं आने वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं कि टोटल सेल जो हुआ है वो है 2,20,000। अच्छा, इसका तो हम लोगों ने कैलकुलेशन करके रखा है, इतना क्यों देखें। यहाँ पर देखो हमें मिल गया कैश सेल और क्रेडिट सेल। अच्छा, अब मुझे ये बता दो कि कैश सेल और क्रेडिट सेल दो अमाउंट मिला है हमें, ये पूरे वर्किंग नोट से ये दो तरह से क्या हुआ था, 75,000, 1,35,000। कैश सेल का एंट्री बताओ, क्रेडिट सेल का एंट्री बताओ। कैश सेल और क्रेडिट सेल का एंट्री सोचो, ठीक है। कैश को कैश टू सेल और हाँ, डेटर टू सेल। हाँ, कैश टू सेल्स, कैश सेल का कैश टू सेल, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 75,000। और डेटर सॉरी क्रेडिट सेल का डेटर टू सेल्स, ठीक है, डेटर टू सेल 1,35,000, 1,35,000। अब मैंने जैसे कहा तुम लोग को कि अगर यहाँ पर डेटर लेजर है, तुम लोग इसे डेटर अकाउंट मानो, तो अगर ये कैश टू सेल क्या पोस्ट होगा, मतलब कैश टू सेल क्या हमें लिखना है इस लेजर में? ये क्या कैश या सेल नहीं लिखना है, ये नहीं होगा, बिकॉज ना तो ये कैश लेजर है ना तो ये सेल्स लेजर, ये तो है डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी सिंपल डेटर अकाउंट। अच्छा, अब ये डेटर टू सेल है, तो बताओ क्या पोस्ट करें? टू क्रेडिट सेल। टू क्रेडिट सेल, ठीक है, तो क्रेडिट सेल पोस्ट होगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्योंकि टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्रेडिट सेल, सिंपल लिखेंगे क्रेडिट सेल, टू और बाई और नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी यहाँ पर हम लोगों ने हेड कर दिया है। तो क्रेडिट सेल 1,35,000। तो पूरा जर्नल का सवाल है, जर्नल हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए। नेक्स्ट, ये .1 हम लोगों का हो गया। नेक्स्ट, कैश कलेक्शन का हम लोगों ने ये कैलकुलेशन निकाला था, 40,000 पुट कर लिया और डिस्काउंट अलाउड है। तो पहले कैश कलेक्शन देख लेते। कैश कलेक्शन हमारा आया 1,05,000। बताओ कैश मिला है डेटर से तो क्या एंट्री होगा, क्योंकि बिना एंट्री के तो हम लोग कर नहीं सकते। डेटर से पैसा मिला है, कैश टू डेटर, कैश टू डेटर, ठीक है, ये हो जाएगा कैश टू डेटर। अब ये फिर से पुट होगा, ठीक है, ये पुट होगा डेटर अकाउंट में, क्योंकि हम लोग डेटर अकाउंट बना रहे हैं बाई कैश, ठीक है। बाई कैश इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि बाई साइड में पुट करेंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे कैश कलेक्शन, ठीक है, 1,05,000 कैश कलेक्शन। अच्छा, ये चीज लिख लिया हम लोगों ने। 40,000 तो पहले ही लिख दिया था ओपनिंग डेटर। डेटर को डिस्काउंट अलाउड किया है, इसका एंट्री बताओ। डेटर को डिस्काउंट अलाउड करने का एंट्री क्या होता है? डिस्काउंट तो हमारा क्या होता है, लॉस होता है, ऑल लॉसेज आर डेबिटेड, तो क्या हो जाएगा एंट्री? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर, डिस्काउंट अलाउड 10,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर 10,000। अच्छा, .2 भी हम लोगों ने कर लिया। अब .3, बिल्स रिसीवेबल है टोटल 20,000, ठीक है, और उसमें से डिसऑनर हो गया है 5,000, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, हम लोगों ने बहुत सारा चीज लिख के भी रखा था। बिल्स, टोटल बिल्स है 20,000,
डिसऑनर हो गया है 5000। अभी मैंने डिसऑनर का एंट्री दिखाया था, ये देखो, अगर पैसा मिल जाता तो कैश टू बीआर होता, और अगर डिसऑनर हो जाएगा तो फिर से हमें डेटर को रेज करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री होता है, डेटर टू बीआर। कितने का बिल्स डिसऑनर हो गया है, 5000। तो सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल जो डिसऑनर हो गया उसका एंट्री पास करवाना पड़ेगा, डेटर टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, डेटर टू बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, पहले बिल्स रिसीवेबल है उसका भी तो एंट्री करना चाहिए, तो पहले देख लेते हैं। टोटल 20,000 का बिल्स है, तो बिल्स रिसीवेबल का एंट्री क्या होगा, ये देखो बिल्स का हम क्लियरली बता देते हैं। अगर बिल ड्रॉ किया हम लोगों ने 20,000 का, तो हम लोगों ने सेल किया होगा, फर्स्ट एंट्री ये होना चाहिए, डेटर टू सेल्स। कितने का सेल किया होगा, 20,000 का हम लोगों ने सेल किया होगा। उसके बाद ये जो सेल है ये थ्रू बिल्स हमें पेमेंट मिलेगा, हम लोगों ने बिल्स ड्रॉ किया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये फर्स्ट एंट्री होना चाहिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। हम लोगों ने बिल्स ड्रॉ कर दिया, अब ये लिख दिया है, तो हम लोगों को डेटर अकाउंट में लिखना पड़ेगा बाई बी आर, बाई बिल्स रिसीवेबल, यानी यहाँ पर लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। कितने का बिल्स है, 20,000। अब हमें ये पता चला कि इसमें से 5,000 का बिल डिसऑनर हो गया, मतलब 5,000 का मुझे पेमेंट नहीं मिलेगा। तो अगर नहीं मिलेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटर को मुझे फिर से डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही बीआर हो जाता है डेटर क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो डेटर अकाउंट डेबिट, हम डेटर को बोलेंगे कि तुम्हारा टाइम आ गया था, तुमने पैसा नहीं दिया तो तुम डिसऑनर माने जाते हो, तो डेटर तुमसे मुझे फिर पैसा मिलेगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, डिसऑनर 5,000। तो डेटर में क्या लिखना पड़ेगा, बी आर डिसऑनर 5,000। तो डेटर में लिखेंगे बी आर डिसऑनर 5,000, बी आर डिसऑनर 5,000, ठीक है। अब ये जो डिसऑनर वाला डेटर था, इनका क्या कंडीशन हुआ, इनका प्रॉब्लम ये हो गया कि इनके स्टेट से हम लोग सिर्फ और सिर्फ कितना रिकवर कर सकते हैं, ये इसका एंट्री मैंने करके रखा है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। बैड डेप्ट हो गया कितना, 2,500, क्योंकि 50% मिलेगा 50% नहीं मिलेगा, तो फिर ये डेटर को क्लोज कर देंगे। मतलब पहले इनको यहाँ पर हम फिर से दिखा देते हैं, पहले इनको हम लोगों ने क्या किया, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर कर दिया। अब ये बोल रहे हैं कि हम पैसा नहीं दे सकते, ठीक है। अब पैसा नहीं दे सकते हो, जितना दे सकते हो उतना डेबिट कर देते हैं, जो कि 2,500 है। जितना नहीं दे पाते हो उसे बैड डेब्ट बता देते हैं 2,500, और ये जो तुम्हारा खाता है इसे हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो बुक्स है डेटर का 5,000 वाले डेटर का वो क्लोज हो जाएगा। अब डेटर में फिर क्या एंट्री होगा, बाई कैश बाई बैड डेब्ट। डेटर में क्या एंट्री हो जाएगा, बाई कैश बाई बैड डेब्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश और बैड डेब्ट दोनों ही 2,500, बाई कैश और बाई बैड डेब्ट। अच्छा, उसके बाद क्या था, ये फोर्थ नंबर पे, ए सम ऑफ 3,000 वाज रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट। बैड डेब्ट राइट ऑफ हुआ है 3,000, सारा एंट्री हम लोगों ने लिख लिया था। बैड डेब्ट टू डेटर, तो क्या लिखेंगे, फिर से बैड डेब्ट लिखेंगे 3,000। बैड डेप्ट, इसमें भी चाहो तो ऐड करके लिख सकते हो, बैड डेप्ट 3,000, क्योंकि दो बार बैड डेप्ट लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3,000 प्लस 2,500 करके भी हम लोग लिख सकते हैं 7,500, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोबारा लिखने का जरूरत नहीं, और लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7,500 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो एंट्री उसके बाद होने वाला था 7,000 रियलाइज्ड अगेंस्ट बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो उसका एंट्री है कैश टू बैड डेब्ट रिकवरी। क्या ये इस अकाउंट में पोस्ट हो सकता है, 7,000 वाला अमाउंट, क्या ये डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेटर अकाउंट लिखा हुआ ही नहीं है तो नहीं आएगा, तो ये वाला नहीं पोस्ट होगा, ठीक है। पीएल टू बैड, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, ये भी दिख रहा है सिंपल, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। पीएल टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, ये भी नहीं आएगा। और ये अगर आता भी, और इसके साथ ये इसका भी अगर कंसेप्ट एक बार टैली करो, क्योंकि वो तो डेटर अकाउंट है नहीं तो नहीं आएगा। जैसे जनरल लेजर में हम लोग बना रहे थे, तो जनरल लेजर में जो डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है हम लोग वो बना रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी ना वो सारा चीज आएगा, वो सारा चीज इंडिविजुअली, जैसे यहाँ सेल कैश परचेज है
उसी तरह से पीबीडीडी आ सकता है अलग से। डेटर लेजर में तो ये चीज नहीं आएगा, डेटर लेजर बना हुआ ही है उस डेटर लेजर वाले अकाउंट से, इसीलिए सिर्फ डेटर रिलेटेड डेटा ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। तो बाकी सारा कोई भी डेटा यहाँ पर हमारा पोस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा और कुछ बचा हुआ नहीं है तो हम लोग इसे क्लोज कर देंगे। तो देखते हैं किधर आ रहा है हमारा बैलेंस। तो 40,000 45,000 1,35,000 प्लस 45,000 ये हो गया 1,80,000 1,80,000 हो रहा है। अच्छा, और यहाँ पर 1,80,000 1,05,000 -30 -2500 -7500। अच्छा 35,000 आ रहा है बाई बैलेंस CD 35,000 1,80,000 1,05,000 10,000 20,000 2,500। अच्छा यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया बैड डेट। ओ ये तो मैंने गलत ऐड कर दिया, ये 7 थोड़ी हो रहा है, 3,000 और 2,500 कितना हो रहा है, ये 5,500 हो रहा था तो गलत हो गया। 1,80,000 माइनस 1,05,000 माइनस 30,000 2500 5500 हाँ 37,000 हाँ अब ठीक आ रहा है 37,000 होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने टोटल जो है वो गलत कर दिया था, तो 37,000 आ गया हमारा बैलेंस डेटर का, ठीक है। तो तुम लोग को पहले क्वेश्चन में मेन समझना ये है कि किसके अंडर किसको बनाना है, और जब भी डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे तो ये ट्रिक है, मतलब इससे तुम लोग याद रख सकते हो। सिंपल इसे डेटर की तरह सोचो और अपना जर्नल को स्ट्रॉन्ग करो और जर्नल के हिसाब से लेजर पोस्ट करो। और यहाँ पर बाई टू लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट और बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट। अब इसके अंदर बिना बाई और टू लिखे सिर्फ डेटा को लिखते जाना है और इसे ट्रीट करना है एज ए डेटर अकाउंट। अच्छा ये वाला एक कर लेते हैं, ये आसान है, देखने में बड़ा सारा है क्वेश्चन लेकिन आसान है। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस डेटर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019 आर सप्लाइड बाय नकुल लिमिटेड। नकुल लिमिटेड ने ये डेटा सप्लाई किया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है देखो ABCDE ये सब क्या है, डेटर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बताया है ना डेटर का इंफॉर्मेशन। बैलेंस एज ऑन 1/4/2018 मतलब स्टार्टिंग में बैलेंस डेटर का A का डेबिट, B का डेबिट, C का क्रेडिट, D का डेबिट, E का डेबिट। अब ये इसमें फर्क क्या हो गया, सबका डेबिट है, C का क्रेडिट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, C के लिए क्या एप्लीकेबल हो रहा है, बात अलग क्या हो रहा है, क्रेडिट है, क्रेडिट सेल हो रहा है। हाँ नहीं क्रेडिट सेल कहाँ हो रहा है, डेटर है मतलब तो सभी को क्रेडिट सेल ही हुआ है। बैलेंस क्रेडिट आ रहा है मतलब डेबिट बैलेंस मतलब A से 25,000 मिलेगा, B से 18,000 मिलेगा, D से 39,000 मिलेगा, E से 22,000 मिलेगा, लेकिन C को हमें देना पड़ेगा, ठीक है, C को हमें देना पड़ेगा 4,500, इसीलिए ये क्रेडिट शो हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी होता है ना कि कस्टमर को भी पेमेंट करना पड़ सकता है किसी रीजन से, अगर मान लो ये हमारा क्रेडिटर भी है किसी तरह से तो ये चीज हो सकता है। तो 4,500 क्रेडिट बैलेंस है, मतलब डेटर नॉर्मली एसेट होता है तभी तो हम लोग बैलेंस शीट में करंट एसेट में लिखते हैं, तभी तो डेबिट है, लेकिन डेटर क्रेडिट दिखा रहा है मतलब हमें उसे पेमेंट करना पड़ेगा। गुड्स सोल्ड तो ये सेल किया है हम लोगों ने, अलग अलग अमाउंट दिया हुआ। सेल्स रिटर्न, सेल हुआ है तो सेल्स रिटर्न भी एप्लीकेबल होता है। कैश एंड चेक कलेक्टेड, अब डेटर है, सेल हुआ है तो पैसा भी मिलेगा, ये दिया हुआ है। बिल्स रिसीव्ड, अब देखो सारा डेटर पैसा नहीं देता है, मतलब देने में थोड़ा टाइम लेता है, अगर टाइम पीरियड ज्यादा होता है तो हम लोग बिल्स ड्रॉ करते हैं, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है। डिस्काउंट अलाउड, डेटर को डिस्काउंट अलाउड भी कर सकते हैं। बैड डेट दिया हुआ है, एक ही जन ने किया है दैट इज डी। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर 3 लोगों ने किया है, ए, सी और डी ने किया है। और इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस, इंटरेस्ट और अदर चार्जेस डेटर के ऊपर किया गया है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि ऑन 31 March 2019, ठीक है, 31 March 2019 ए एंड सी ऑल्सो स्टूड इन परचेज लेजर। देखो मैंने कहा था ना कि इसका मतलब सी हमारा क्रेडिटर भी है तभी तो उन लोगों को परचेज लेजर में भी दिख रहा है, मतलब
सी और ए ये हमारे डेटर भी है, नकुल लिमिटेड ना क्या था कंपनी का नाम, ये डेटर भी है इस कंपनी का एज वेल एज क्रेडिटर भी है, नीचे बता ही दिया लास्ट में ये बात कि परचेज लेजर हैविंग क्रेडिट बैलेंस 3600 और 5100 ये इन लोग का क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ पर बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर, हमें क्या प्रिपेयर करना है, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर, मतलब अभी हम लोगों ने जो किया उसी तरह से, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर, इन जनरल लेजर, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी इसे हम लोग डेटा ट्रीट करके करेंगे। अच्छा अब हम लोग इसका वर्किंग नोट कर लेते फटाफट। तो वर्किंग नोट में जैसे डेटर का यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था ना ओपनिंग बैलेंस, ये देखो ओपनिंग बैलेंस 40,000 लिखा था, ये हमें कैलकुलेट करके बता दिया गया था, लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारा डेटर का नाम बता दिया अलग अलग ए बी सी डी। अब सारा का सारा अकाउंट ओपन करके भी कर सकते बट वो तो बहुत मेहनत वाला काम हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर एड लेस करके कर देंगे, ठीक है। मतलब ए का एक अकाउंट ओपन करोगे तो उसमें पोस्ट कर सकते हो एक आप ओपनिंग बैलेंस, फिर उसमें सेल्स रिटर्न, कैश चेक, ये सारा कलेक्शन दिखा सकते हैं। अदरवाइज हम लोग और एक चीज से और एक तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, हम लोग ये सारा चीज को टोटल करके ओवरऑल हम लोग डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में पुट कर देंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअली ए बी सी डी ई का अकाउंट बिना ओपन करके भी हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। और तुम लोग चाहो तो घर पे एक बार अकाउंट ओपन करके कर देख सकते हो, इससे तुम लोग का जर्नल लेजर भी स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा तो ए, तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट ए में वन में निकालेंगे कि ए का बैलेंस क्या होगा। तो ए का बैलेंस किस तरह से निकालेंगे, देखो ए से हमें कितना मिलेगा 25,000, ठीक है। अच्छा ए को हम लोगों ने कितने का सेल किया है 2,85,000, ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये पैसा भी तो मिलेगा, ए से पहले ही मुझे 25,000 मिलेगा, सेल किया है मैंने 2,85,000 का तो ये पैसा मुझे मिलेगा। और मैंने और ए ने सेल्स रिटर्न किया है 5,400 का, तो 5,400 माइनस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। 5,400 माइनस कर देंगे, सेल्स रिटर्न हुआ है ना। कैश एंड चेक कलेक्टेड 1,86,000, तो 1,86,000 हमें कलेक्शन हो गया है तो ये माइनस होगा, 1,86,000 कलेक्शन हो गया है तो ये माइनस होगा। अच्छा बिल्स रिसीवेबल रिसिप्ट हो गया है 48,000, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे माइनस, ठीक है। 48,000 माइनस कर देते हैं। और डिस्काउंट अलाउड 9,000, तो ये भी माइनस हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड 9,000 ये भी माइनस हो जाएगा। अच्छा बैड डेप्ट इसका कुछ नहीं है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर है, डिसऑनर है तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा एक बार हम बता ही देंगे क्यों हो रहा है, ठीक है। अच्छा और 600 इंटरेस्ट एंड अदर चार्ज, तो ये ऐड हो जाएगा। अब अगर देखो ये एडलेस कैसे तुम लोग समझ सकते हो इजीली, ए अकाउंट अगर जर्नल लेजर स्ट्रांग हो तो ऐसे भी समझ सकते हो। ए अकाउंट हम बना के दिखा देते हैं, टू बैलेंस बी डी कितना हो जाएगा, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस देखो कितना है 25,000, ठीक है। अच्छा अब एंट्री रीड करो, गुड्स सोल्ड टू ए क्या हो जाएगा, ए टू सेल्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेल्स कितना 2,85,000, ठीक है। अच्छा सेल्स रिटर्न, तो ए ने सेल्स रिटर्न किया है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए, तो क्या हो जाएगा बाई सेल्स रिटर्न, ठीक है, बाई सेल्स रिटर्न 5,400। अच्छा कैश कलेक्टेड, तो कैश मिला है, कैश या चेक, कैश एंड चेक बोला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा ए, तो बाई क्या लिखेंगे कैश, कितना लिखना पड़ेगा, कितना है 1,86,000। बिल्स रिसीवेबल रिसिप्ट, यानी बिल्स रिसीवेबल हम लोगों ने ड्रॉ किया है तो बिल्स रिसीवेबल रिसिप्ट हुआ है 48,000, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए, तो बाई क्या हो जाएगा बी आर, कितना है 48,000, ठीक है। अच्छा उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू ए, टू डेटर होता है ना, तो बाई डिस्काउंट अलाउड, बाई डिस्काउंट अलाउड कितना हो जाएगा 9,000। अब बैड डेट कुछ नहीं है इसका। अच्छा बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, तो फिर से डेटर को डेबिट करना पड़ेगा, तो ए अकाउंट डेबिट टू बी आर, डिसऑनर टू बी आर, जब भी इधर लिखा हुआ रहता है इसका मतलब वो डिसऑनर होता है तभी इधर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा 11,000। अच्छा
अब यहाँ पर इंटरेस्ट एंड अदर चार्ज, डेटर पे इंटरेस्ट और चार्ज किया गया है, तो इंटरेस्ट एंड अदर चार्ज ये क्या हो जाएगा, ये ए अकाउंट डेबिट, ए से मिलेगा हमें इंटरेस्ट, ए अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड अदर चार्ज, तो टू इंटरेस्ट एंड अदर चार्ज 600, ठीक है। अगर तुम लोग देखो यहाँ पर इसके साथ थोड़ा सिमिलरिटीज करो, देखो ये 25,000 फिर 2,85,000 सारा डेबिट आइटम है, देखो 11,000 भी ऐड हुआ होगा, ऐड हुआ है, 600 भी ऐड हुआ है, बाकी देखो लेस हुआ है 5,400, 1,86,000, 48 और 9,000 बाकी लेस हो गया। अब इसे एडजस्ट करके हमारा जो अमाउंट आएगा और इस लेजर का बैलेंस भी हमारा उतना ही आएगा, लेकिन यहाँ पर और एक पॉइंट भी था, नीचे लिखा हुआ था, देखो A and C also stood in a purchase ledger having credit balance of 3,600, मतलब A का क्रेडिट बैलेंस भी है 3,600, तो ये सारा एडजस्ट करने के बाद जितना आएगा वो हमें देखना पड़ेगा वो बैलेंस डेबिट आ रहा है या क्रेडिट आ रहा है, ठीक है, ये बैलेंस डेबिट आ रहा है या क्रेडिट आ रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पर देख लो 25,000 प्लस 2,85,000 प्लस 11,000 प्लस 600, तो ये आ रहा है 3,21,600 माइनस 54,000 माइनस 1,86,000 माइनस 48,000 माइनस 9,000, तो ये 24,600। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर भी हम लोग एडलेस करके देखते हैं कितना आता है, 25,000 प्लस 2,85,000 माइनस 5,400 माइनस 1,86,000 माइनस 48,000 माइनस 9,000, अच्छा प्लस 11,000 प्लस 600, अच्छा यहाँ अलग कैसे आ गया, 1,16,400 क्यों आ जा रहा है, दोनों साइड तो सेम ही होना चाहिए, कुछ तो गलत किया मैंने टोटल लिखते हुए, पर फिर से चेक करते हैं। 25,000 प्लस 2,85,000 माइनस 5,400 माइनस 1,86,000 माइनस 48,000 माइनस 9,000 प्लस 11,000 प्लस 600, अच्छा मेरा आ रहा है 73,200 इस तरह से, तो यहाँ पर भी उसी तरह से आना चाहिए, देख लेते हैं। 25,000 प्लस 2,85,000 प्लस 11,000 प्लस 600, 3,21,600, और इधर देखते हैं कितना आ रहा है, 5,400 प्लस 1,86,000 प्लस 48,000 प्लस 9,000, 2,48,400, अच्छा तो इधर ही बैलेंस आएगा माइनस 3,21,600, 73, अच्छा गलत किया था मैंने, 73,200 टोटल गलत हुआ था, बाकी सब सही है, तो बाई बैलेंस CD, ठीक है, तो ये डेटर का कौन सा बैलेंस आ गया, डेबिट, क्योंकि क्रेडिट साइड में है, डेबिट बैलेंस आया 73,200, ये भी डेबिट बैलेंस है, ये भी हमें पता चल रहा है डेबिट है, क्योंकि जो भी ऐड हुआ है वो डेबिट हो रहा है और जो लेस हुआ है वो क्रेडिट है। लेकिन यहाँ पर लास्ट में एक पॉइंट बताया था जो हम लोगों ने कंसीडर अभी तक नहीं किया है कि 3,600 का क्रेडिटर भी है, मतलब ए से मुझे 73,200 मिलेगा, नकुल लिमिटेड को ए से सारा एडजस्टमेंट करने के बाद 73,200 मिलेगा, जबकि इस ए को ही हमें पे करना है 3,600, बिकॉज वो हमारा क्रेडिटर भी है, तो इसे एडजस्ट कर दो 3,600, तो ए का 69,600 का डेबिट बैलेंस आ गया, ठीक है, ए का 69,600 का डेबिट बैलेंस आ जाएगा। तो ये क्रेडिटर अगर है तो फिर इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है, इधर लिखेंगे तो ये ऑलरेडी 69,600 हमें शो कर देगा इस अकाउंट में अगर लिखना चाहो तो इस तरह से हमें ए बी सी डी ई सबका अलग अलग अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो किसी का डेबिट आ सकता है, किसी का क्रेडिट आ सकता है, किसी का नील भी आ सकता है, मतलब कुछ नहीं है ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो हम लोगों ने ए का निकाला, इसी तरह से तुम लोग को बी सी डी और ई का निकाल लोगे तो सारा डेटर का टोटल मिल जाएगा, सारे डेटर का तुम लोगों को टोटल मिल जाएगा, ठीक है, डेटर का टोटल कितना होगा, फिर उसे हम लोग एंट्री हिसाब से यहाँ पर पोस्ट करेंगे, ठीक है, तो हम तुम लोग को इस क्वेश्चन को एक होमवर्क देते हैं, तुम लोग का टास्क क्या रहेगा, तुम लोग इस तरह से सारा ए बी सी डी ई को कैलकुलेट करो,
सिर्फ ये एडलेस करके भी करना, ये शॉर्टकट भी करना खुद से, और ये अकाउंट ओपन करके भी करना है, ताकि तुम लोग का ये कंसेप्ट क्लियर हो, जर्नल वाला, लेजर वाला, तभी तुम लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से कर पाओगे। तो क्वेश्चन को पूरा नहीं सॉल्व करना है तुम लोग को, अगर कर पाते हो तो बेटर है, नहीं कर पाते हो तो तुम लोग को एटलीस्ट ये जो डेटर है इनका अकाउंट एज वेल एज ये शॉर्टकट वे समझ के सारा डेटा का डिटेल्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट दिन जब हम लोग क्लास में करेंगे इसे, तब हम सबसे पूछेंगे कि सबका कितना कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग इसे करना स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, इलास्ट्रेशन 6, ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। इलास्ट्रेशन 6 है, इलास्ट्रेशन 4 है, ठीक है, मुझे लगता है ये दो ही है। तो ये दो अकाउंट तुम लोग कर सकते हो जर्नल एंट्री के साथ। यहाँ पर क्या बोला एक बार हम बता देते, प्रिपेयर करना है क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर, ठीक है। तो जनरल लेजर के अंदर अगर क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे तो उसे क्रेडिटर अकाउंट सोचना, ठीक है। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर अगर क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे तो उसे क्रेडिटर लेजर इसीलिए समझो क्योंकि क्रेडिटर का ही डेटा वहां पर मिलेगा। और क्या करने बोला है, जनरल लेजर एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन क्रेडिटर लेजर, ठीक है। यहाँ पर दो रिवर्स चीज बोला है, एक बोला है क्रेडिटर लेजर के अंदर बनाओ जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर लेजर के अंदर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। दूसरा बोला है जनरल लेजर के अंदर क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। तो जो जनरल लेजर के अंदर क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट मतलब इसे क्रेडिटर ट्रीट करो, ठीक है, इसे क्रेडिटर ट्रीट करो। और ये अकाउंट जो बनेगा ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट होगा। अगर यहाँ पर कोई एंट्री बाई बोल के आ रहा है तो वही यहाँ पर 2 बोल के आएगा, ठीक है। तो तुम लोग कौन सा वाला पॉइंट करोगे, ये वाला हम समझाएंगे नेक्स्ट दिन, तुम लोग ये वाला पॉइंट करना। जनरल लेजर के अंदर क्रेडिटर लेजर, ये रहा जनरल लेजर, ये करना है तुम लोग को, प्रिपेयर क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर, बस इतना सा करना है, नेक्स्ट पॉइंट नहीं करना है, इतना सा करना है। जैसे हम लोगों ने डेटर किया उसी तरह से क्रेडिटर वाला करेंगे, ठीक है। और इसका ऑपोजिट वाला हम समझाएंगे, ये एक टास्क रहेगा तुम लोग का। और एक मिनट, यहाँ पर क्या प्रिपेयर करने बोला है देख लेते हैं। प्रिपेयर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन क्रेडिटर लेजर एंड डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर, दोनों ही जनरल लेजर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दो, ये हम करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करना है होमवर्क में। और ये जो है बी वाला जो क्वेश्चन है, इसको जैसे मैंने अभी यहाँ पर दिखाया उस तरह से सारा अकाउंट ओपन करना है, लेजर एज वेल एज ये शॉर्टकट, और हो सके तो इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना है करने के लिए। तो पहले बाकी सारा चीज देखोगे तभी कर पाओगे, एक बार जरूर पढ़ना घर पे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, समझने के लिए एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं और होमवर्क तुम लोग को करना है, ठीक है।